अगर आर्मी को ये छूट होती कि आप कैसे भी करके खदेड़ दीजिए, तो फिर तो आधा पाकिस्तान ले लेते, फिर तो आधा पाकिस्तान ले लेते, फिर तो पीओ को भी ले सकते थे ना। फिर खाली करना था तो फिर तो पीओ को भी ले सकते थे। अगर छूट दे दी जाए तो पाकिस्तान का तो नक्शा जो है वो उसमें वो रहे ना रहे, इतना एक इंडियन आर्मी की कैपेसिटी। तो असल मकसद ये था कि जो उसने सियाचिन ग्लेशियर कभी गवाया था, बोलते हैं सियाचिन ग्लेशियर के टाइम पे उनके प्रधानमंत्री ने उनको चूड़ियाँ भी भेजी थी कि जो भी कमांडर है तो वो पहने, कमांडर इन चेन इनको पहने। जो कुछ हुआ है वो तो कभी उन्होंने सोचा ही नहीं था। लाइक बिफोर तो उन्होंने अपनी लाइफ में कभी नहीं सोचा होगा कि वो फोर्स लेके आ जाएंगे यहाँ पे। उन्होंने कभी ये सोचा ही नहीं होगा कि इतनी कैजुअलिटी के लिए तैयार हो जाएंगे। एक स्ट्रेट लाइन में जा रहे हैं, ऊपर से फिक्स लाइन पे वेपन लगे हुए हैं, पूरा फायर आपके ऊपर आ रहा है, आप मरे जा रहे हो और पीछे से 20 और चढ़ना शुरू हो जाती है। इतनी भी कुर्बानियाँ देनी पड़े, मेरे को अपने धरती का 1 इंच उधर नहीं होने देना है, इधर ही रहेगा। हमारे को जो भी ऑर्डर मिलेगा वी आर रेडी। हमारे को बोलेगा रुक जाओ, हम रुक जाते हैं। हमारे को बोलेगा आगे बढ़ो, बढ़ जाए। हमारे को ये भी बोलेंगे कि तिब्बत लो, तो हम उसके लिए लड़ने के लिए चले जाएंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। अगर आपको नहीं पता कि पाकिस्तानी सेना की हिंदुस्तानी सेना के सामने क्या औकात है, तो आज आपको पता चलेगा। क्योंकि कारगिल के बाद, जब कारगिल युद्ध भारत ने जीत लिया, उसके बाद भारतीय सेना का ऐसा कहना था कि उसके बाद अगर चंद घंटे और भारतीय सेना को दे दिए जाते तो आधे पाकिस्तान पर वो कब्जा कर सकती थी, और अगर उसे उसके हिसाब से वो युद्ध लड़ने का मौका दिया जाता तो पाकिस्तान, जो नक्शे पर पाकिस्तान है, वो उथल पुथल भी उसमें हो सकती थी, उसे गायब भी हिंदुस्तानी सेना कर सकती थी। हिंदुस्तानी सेना का शौर्य क्या है, पराक्रम क्या है, जो कारगिल में उसने दिखाया था, आज उसके कुछ अनकहे अनसुने किस्से हम सुनेंगे रिटायर्ड कर्नल आर.के. शर्मा से। बहुत बहुत स्वागत सर आपका। थैंक यू सो वेरी मच अभिषेक। ये मेरे लिए गौरवशाली पल है कि मैं आपके इस पॉडकास्ट चैनल पे हूँ, और आपके चैनल के माध्यम से ही मैं सबसे पहले तो देशवासियों को शुभकामनाएं देना चाहूँगा। ये जून का महीना जो है, आज से 25 साल पहले, मतलब है कि पीक पे थी लड़ाई जून के महीने में पूरे कारगिल, द्रास और बटालिक सेक्टर में। और आज पूरा देश जो है वो सिल्वर जुबली की तैयारियां कर रहा है। साथ ही साथ में उन सब परिवारों को जो है नमन करना चाहूँगा जिन्होंने इस लड़ाई में अपने चहेतों को खोया है। तो उन सबको मेरी सैल्यूटेशन, नमन। तो सर, कारगिल के बारे में शुरुआत करें, कारगिल के बारे में बात करें, उससे पहले अपने बारे में कुछ बताइए कि कैसे इंस्पिरेशन मिली कि आपको आर्मी में जाना है, देश के लिए लड़ना है, कहाँ से वो जर्नी कहाँ से शुरू हुई? मेरी जर्नी के बारे में, मैं अभिषेक जम्मू से बिलोंग करता हूँ। मेरे ग्रैंड पेरेंट्स जो है वो पीओ के, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर से जम्मू में शिफ्ट किए थे इंडिपेंडेंस के टाइम। और उसके बाद मेरा मतलब कि जो ताल्लुक़ रहा है वो बहुत ही लोअर मिडिल क्लास परिवार से रहा है। मेरे फादर जो है वो जम्मू कश्मीर पुलिस में थे, कांस्टेबल। मेरी मदर होम मेकर थी, और हम 4 बहन भाई थे, 2 बहन और 2 भाई। और वही गांव वाला, जो प्योर गांव वाला माहौल होता है, खेत खलियान और गुल्ली डंडा, तो ऐसे मैं बड़ा हुआ हूँ। और 10th करने के बाद पैशन था, बहुत मतलब कि स्ट्रांग पैशन था कि मेरे को आर्मी में जाना है। और जब पैशन जो है वो स्ट्रांग हो तो आपको, आपकी मतलब कि जो ख्वाहिश है वो पूरी हो जाती है। सो पहली बारी जब मैं आर्मी के लिए गया रिक्रूटिंग ऑफिस में, तो मेरे को आर्मी में ले लिया गया था। तो ये है मेरा। और पहली बार में ही आपका सिलेक्शन हो गया था? सिलेक्शन हो गया था। एक आर्मी मैन का जीवन क्या वैसा ही होता है जैसे हम पर्दे पे देखते हैं, फिल्मों में देखते हैं, या उससे कुछ अलग? नहीं, नॉट ऑलवेज। फिल्मों में जो दिखाते हैं वो बहुत अच्छा लगता है देखने में। कई बार 10% पूरे, मतलब कि जो लोग फौज में नहीं है तो उनको 10% ही पता है फौज के बारे में कि ये होता होगा, ये होता होगा।
90% वो नहीं होता है, और वो पता होना भी नहीं चाहिए। ये मैं पर्सनली फील करता हूँ कि फौज के बारे में पूरा वो क्या करते हैं और कैसे रहते हैं और कैसे जीते हैं, ये सबके लिए कंसर्न भी नहीं है, पता भी नहीं होना चाहिए। मतलब लाइफ टफ होती है, इतना बता दीजिए, टफ होती है या जैसे आप लोग हम जीते हैं वैसे ही जीते हैं? जितनी टफ होती है उसका 10% ही पता है लोगों को। जितनी टफ होती है उसका 10% ही पता है, वो भी पर्दे के माध्यम से जो है हम देखते हैं, वो 10% ही देखा है। तो कारगिल का एक्सपीरियंस, पहले तो कारगिल के बारे में बताइएगा थोड़ा सा, क्योंकि आज का जो यूथ है वो, मुझे उम्मीद है कि बहुत सारा यूथ ऐसा होगा जो कारगिल के बारे में नहीं जानता होगा। कारगिल क्यों हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, थोड़ा उसके बारे में बताइए, फिर उन अनसुने पहलुओं पर भी जो है नजर डालेंगे। ओके, कारगिल का सबसे पहले मैं आपको अगर बैकग्राउंड की बात है तो मैं शुरू करूंगा 1998 से। 1998 में भारतवर्ष के प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी थे और पाकिस्तान में मियां नवाज शरीफ जी थे। मई के महीने में शायद 11 और 13 मई को इंडिया ने न्यूक्लियर ब्लास्ट जो है वो कंडक्ट करवाए थे, न्यूक्लियर टेस्ट हुए थे। और फॉलोअप में 27-28 मई को शायद पाकिस्तान ने भी न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट किए। और हम ऐसे पड़ोसी हैं कि पहले से तनातनी रहती है और उसके बाद ये तनातनी थोड़ी सी बढ़ गई थी। अभी अटल बिहारी वाजपेयी जो वो बहुत ही सुलझे हुए, बहुत ही मैच्योर प्रधानमंत्री थे, तो उनको लगा कि मेरे को कोई इनिशिएटिव लेना चाहिए और पड़ोस में जो है हालात अच्छे होने चाहिए। तो इन द मंथ ऑफ फरवरी वो यहाँ से एक बस लेके बहुत सारे इंडिया के डिग्नेटरीज फ्रॉम डिफरेंट फील्ड 1999 फरवरी में, यस। हाँ। तो उनको लेके मतलब कि बहुत सारे जो अलग अलग फील्ड हैं उनके डिग्निटी को लेके उसी बस में लाहौर के लिए रवाना हुए। लाहौर में उनका अच्छा खैर मकदम हुआ, अच्छे से बातचीत हुई, बहुत बढ़िया माहौल था। और उसके बाद जो भी डिक्लेरेशन वगैरह थी उन्होंने साइन की। डिक्लेरेशन क्या थी? ये था कि हमारे को आपस में माहौल अच्छा रखना है, मतलब 2 परमाणु संपन्न हो गए थे, तो आपस में हम ना लड़ें। हम दोनों को ज्यादा मैच्योरिटी दिखानी पड़ेगी, ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखानी पड़ेगी, और हम कोई भी ऐसी कार्रवाई ना करें जो मानव हित के में ना हो। तो इस डिक्लेरेशन के ऊपर साइन भी हो गए। और अगर आप पुरानी विजुअल देखो या उस टाइम का इंफॉर्मेशन लो, तो इस पूरे डिक्लेरेशन में और इस सब में सिर्फ एक मुशर्रफ साहब जो उस टाइम पे नए नए चीफ ऑफ आर्मी साहब बने थे, वो कोई ज्यादा खुश नहीं दिख रहे थे। मुशर्रफ साहब ज्यादा खुश नहीं दिख रहे थे जो कुछ भी वहां पर हो रहा था। ये तो बाद में जब मई में खबर लगी कि यहां पर कोई लोग आके बैठे हुए हैं, तो उसके बाद ये अंदाजा लगाया गया कि मुशर्रफ जी क्यों खुश नहीं थे। उसके आगे का चैप्टर ये है कि जो पढ़ने में, लिखने में या सुनने में आता है कि लगभग अक्टूबर नवंबर में 1998 में मुशर्रफ ने अपना प्लान जो है वो अपने एग्जीक्यूट करना शुरू किया। हाँ, 3-4 जो है टॉप मतलब कि जो कंसर्न जनरल वगैरह थे उनसे बातचीत करके सीक्रेट रखा। 3-4 को ही पता था और उन्होंने रैकी वैकी करना शुरू कर दी। जो हमारी तरफ की आइट थी उन्होंने LOC क्रॉस की, उन्होंने अपने आदमी ला के बैठाना शुरू कर दिए। उन आदमियों को भी डायरेक्शंस थी कि तुम किसी भी तरह से ये नहीं लगने चाहिए कि तुम रेगुलर आर्मी हो। और मुशर्रफ साहब आके खुद भी शायद वहां पर विजिट किए, रात रुके हैं, ठीक है। और ये सब कुछ उसका चल रहा था। इसी टाइम पे ये वाजपेयी साहब का विजिट हुआ था। और उसके बाद जब हमारे को ये पता लगा, तब सारी बैकग्राउंड पता लगी कि मुशर्रफ साहब क्यों मतलब है कि अलग नजरिए से इस सारे उस जो बस यात्रा को और डिक्लेरेशन को देख रहे थे। मतलब एक तरफ भारत के प्रधानमंत्री मैत्रीपूर्ण संबंध बनाने की तरफ थे, भाईचारे की तरफ, दूसरी तरफ जो है पाकिस्तान पीठ में छुरा घोंपने की तैयारी कर रहा था। पाकिस्तान का उस स्टेज तक, पाकिस्तान का मैं ये तो नहीं कह सकता कि मुशर्रफ को पता, नवाज शरीफ जी को पता था, लेकिन मुशर्रफ एज ए आर्मी चीफ अलग से लगा हुआ था। अच्छा, आपका और आपकी पलटन का इस पूरे जो युद्ध चला 2-2.5 महीने जो चला, उसमें आपका क्या रोल रहा? हमारा और हमारी पलटन का रोल मैं आपको थोड़ा सा अगेन बैकग्राउंड के साथ बताना चाहूंगा। जी बिल्कुल। कि कारगिल की लड़ाई शुरू होने से पहले कारगिल, द्रास, बटालिक, इस पूरे एरिया में बड़ी लिमिटेड आर्मी थी।
सिर्फ होल्डिंग बटालियंस थी। होल्डिंग बटालियन 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 वो होती है जो बैठ के डिफेंस लेके रखती हैं कि कोई इस तरफ ना आ जाए, लेकिन रिजर्व नहीं थे। जो रिजर्व थे वो या तो कश्मीर में बैठे हुए थे या कहीं और अंगेज थे, लेकिन रिजर्व थे नहीं। और रिजर्व का काम ये होता है कि जो होल्डिंग बटालियन है जिन्होंने डिफेंस लिया हुआ है, उनकी अगर कभी सपोर्ट की जरूरत पड़ जाए तो उनकी मदद करना। और इसके अलावा इन दोनों मतलब कि जितने भी रिजर्व है होल्डिंग है, उनके बीच में से अगर अक्रॉस जाके पाकिस्तान में जाके कोई कार्रवाई करनी हो तो वो करना। तो जब ये खबर लगी मई के महीने में, तब तक वहां पर लड़ने वाली कोई फौज नहीं थी। 1-2 पेट्रोल वगैरह भेजी गई, वो पेट्रोल भी एम्बुश वगैरह हो गई। और होल्डिंग बटालियन में से इतने लोग नहीं निकाले जा सकते थे कि वो जाके पेट्रोलिंग भी करें और पता लगाएं। उस टाइम पे क्या हुआ कि जितनी भी यूनिटें ऊपर ग्लेशियर से उतर रही थी, जैसे 111 GR थी, 12 जैकलाई थी, 5 पैरा के कुछ रैप थे, जो लोग उतर के पीस स्टेशन में जा रहे थे, उन लोगों को वहां पे ही रोक लिया गया कि पहले यहाँ पे काम करो। जब सिचुएशन खराब होती गई तो तब उन्होंने 8 माउंटेन डिव जो कश्मीर में था उसको भी बुला लिया दराज सेक्टर में, जहां पर टाइगर हिल और ये तोलोलिंग वगैरह सारी लड़ाई हुई है। तो लेटर ऑन 6 डिव को भी बुला लिया गया था। तो ये सारे रिजर्व जो थे ये बाहर से आए थे। अभी रहा मेरी यूनिट का रोल। हम लोग थे हैदराबाद में। 3 महीने पहले तक हम बाड़मेर राजस्थान में हम सारी तैयारी कर रहे थे डेजर्ट वारफेयर की कि रेगिस्तान के इलाके में कैसे लड़ा जाता है। ठीक है। और इसकी तैयारी करने जब हम कर रहे थे, या फाइनल हो गया, मतलब कि ये डिकेड की बहुत बड़ी एक्सरसाइज थी और उसमें मेरी यूनिट को मतलब कि बेस्ट बटालियन ऑफ द डिवीजन का खिताब भी मिला कि इससे बढ़िया पलटन नहीं हो सकती डेजर्ट वारफेयर में लड़ने के लिए। और हैदराबाद में 43-44 का टेम्परेचर, और उस टाइम पे हमारे को ऑर्डर मिले कि मूव टू कश्मीर नहीं कारगिल, क्योंकि इससे पहले हमारे लिए पोस्टिंग नॉर्मल पोस्टिंग ऑर्डर आ गया था। तब तक लड़ाई का कोई नहीं पता था, तब तक कोई देखा नहीं गया था कि पाकिस्तानी आके बैठा हुआ है। कि हमने कारगिल में जो कारगिल डिफेंडिंग बटालियन है उसको बदली करना है। और जब हम वहां से वहां पर पहुंचे तो हमारे को बताया गया कि नहीं, जो कारगिल डिफेंडिंग बटालियन है ये अभी तक वहीं पे रहेगी, और आप बटालिक सेक्टर में मूव कर जाओ। बटालिक में 70 ब्रिगेड था, तो वहां पर मूव कर जाओ, आप उनके अंडर कमांड जो है लड़ाई लड़ोगे बटालिक में। हम जब पहुंचे वहां से तो उस टाइम पे 3-4 चीजें जो थी जो हमारे अगेंस्ट जा रही थी, वो ये थी कि 8 माउंटेन डिव जो है कश्मीर से आया, तो वो पहले से ही माउंटेन में था, मतलब कि पर्वतीय इलाकों में था। ठीक है। जो लोग ग्लेशियर से उतर रहे थे लड़ाई लड़ने के लिए, वो भी पहाड़ों में से ही उतरे थे। ठीक है। जो 6 माउंटेन डिव बाद में आया, वो भी उसका टास्क ये है कि पहाड़ों में लड़ने की तैयारी करना। सिर्फ मेरी एक यूनिट ऐसी थी जो राजस्थान में लड़ने की तैयारी कर रही थी, लेकिन वहां पर डाल दी गई और हमारे को लड़ने को कहा गया। हमारे पास कोई इक्विपमेंट नहीं थी उस टाइम पे, कोई क्लोथिंग नहीं था। वेपन हमारे पास जो थे वो पर्सनल वेपन थे, स्पोर्ट वेपन नहीं थे। बट इस सब के बावजूद हमारे को एक्लाइमेटाइजेशन का भी मौका नहीं मिला, और मतलब है कि टेरेन हमारे फेवर में नहीं थी, वेदर हमारे फेवर में नहीं था। लेकिन उसके बाद भी बटालिक सेक्टर में उम्दा मतलब आले दर्जे का काम मेरी पलटन ने करके दिया। और मेरी पलटन का एक और मैं आपको बता देता हूं कि ये इंडिया की पहली ब्रेवेस्ट ऑफ द ब्रेव यूनिट है। ये 1988 में खड़ी हुई थी और 1995 में पहला बहादुरों की बहादुर इंडियन आर्मी की पलटन का खिताब इसको मिल चुका था। आपने भी जिक्र किया पर्सनल और स्पोर्ट्स, हाँ, ये इनमें क्या अंतर है? पर्सनल वेपन होते हैं जो आपकी सेल्फ प्रोटेक्शन कम लड़ने के लिए काम आते हैं। हाँ। स्पोर्ट वेपन वो होते हैं जो बड़े वेपन होते हैं, बड़े हथियार होते हैं, जो इनडायरेक्ट जाके भी फायर डालते हैं, बंकर बर्बाद करते हैं, उनको मेजर वेपन बोलते हैं या स्पोर्ट वेपन बोलते हैं। आर्टिलरी वगैरह या फोर्स वगैरह बहुत बड़े हो गए। आर्टिलरी तो फिर वो रेजिमेंट ही अलग हो गई। इन्फेंट्री के अंदर ही, इन्फेंट्री के अंदर एक जैसे आपका पर्सनल वेपन, आपके पास पिस्टल हो गया छोटा सा, ठीक है। उसके बाद AK-47 होती है, हाँ। उसके बाद LMG आती है, MMG आती है, HMG आती है, AGL आती है, RL आती है। बहुत तरह के हथियार होते हैं। इनकी कैटेगरी अलग अलग हथियार होगी।
अच्छा, जैसे हम सुनते हैं कि जो हमारा वो एरिया था जहां पाकिस्तान ने कब्जा किया, कारगिल का जो डिस्ट्रिक्ट था उसके 4 सेक्टर में, तो वहां जब सर्दियां होती थी तो दोनों देशों की सेना जो है पीछे हट जाती थी, लेकिन हिंदुस्तान की सेना तो उस वक्त नीचे आ गई। तो क्या पाकिस्तान की सेना भी नीचे चली गई थी या फिर वो वहीं रुक गई और ऊपर से जो है और लोग वहां पर आकर बैठे, जो वो 250-300 किलोमीटर का जितना भी वो बॉर्डर एरिया था? वहां पर म्यूचुअली ऐसा था कि कुछ पोस्ट ऐसी थी जिनको बोलते हैं कि समर हेल्ड पोस्ट, विंटर्स में ये म्यूचुअली मतलब कि 47 से चला आ रहा था। शिमला एग्रीमेंट के तहत भी ये सारा एरिया जो है मतलब है कि हमारे पास था, जहां पर वो आके बैठ गए थे। मतलब लगभग वो 7-8 किलोमीटर, कहीं जगह पे 9 किलोमीटर भी अंदर आके बैठ गए थे। तो ये म्यूचुअली होता था कि इस तरफ कोई नहीं आएगा, हम उधर नहीं जाएंगे, ठीक है। बट मुशर्रफ साहब उस टाइम पे उनके प्लान में था ये। एक्चुअली वो पुरानी एक एम्बेरसमेंट थी उसके लिए कि 1984 में हमने सियाचिन जो है उसके ऊपर कब्जा कर लिया था। उसके लिए वो बहुत छटपटाए थे और उन्होंने बहुत बार कोशिश, बहुत अटेम्प्ट किए कि हमारे को ग्लेशियर वापस मिले, तो नहीं मिले। तो इनके दिमाग में ये चल रहा था प्लान बहुत सालों से, 90s से, कि हम क्या ऐसी कार्रवाई करें कि जिससे या तो ग्लेशियर वापस आए या नेगोशिएशन हो, तो कुछ हमारे को भी बोलने का मौका मिले कि पाकिस्तान आर्मी भी ये कर सकती है। तो ये सब दिमाग में मद्देनजर रखते हुए उन्होंने ये प्लान किया कि चलो जाके इन पहाड़ियों के ऊपर बैठ जाते हैं। जो लाइन ऑफ कम्युनिकेशन है कारगिल ले के लिए, श्रीनगर से कारगिल ले जाती है, और ऊपर जो सियाचिन ग्लेशियर में मेंटेनेंस होता है, इसको डोमिनेट करें, इसको डिस्टर्ब करें, और उसके बाद नेगोशिएशन हो, और उसके बाद हमारे लिए भी विन विन सिचुएशन। अच्छा, पाकिस्तान के लिए भी मुश्किल तो रहा होगा इतनी सेना का डिप्लॉयमेंट करना। हालांकि उसने कभी जो है माना नहीं कि वो सेना थी उसकी, वो उग्रवादी बताता था, आतंकवादी बताता था, वो सेना भी पाकिस्तान की वहां थी। लेकिन मैं एक्चुअल में ये जानना चाहता हूं कि जब सेनाएं वापस आती हैं विंटर में, जैसे आपने बताया कि सेनाएं वापस आ जाती हैं, तो क्या पाकिस्तान की सेना भी नीचे उतर गई थी, वापस चली गई थी, या फिर जो सेना वहां मौजूद थी आपको दिखाने के लिए हो सकता है वो थोड़ा बहुत नीचे गए हो म्यूचुअली, उसके बाद और लोग उनके साथ आए, क्योंकि सैटेलाइट का भी जो है नजर वहां था। नीचे जाने का तो उनका बीच में बहुत सारा नो मैन लैंड थी, बहुत सारा खाली एरिया था। अभी वो नीचे गए या नहीं गए, ये तो इसकी तो कोई अहमियत ही नहीं रह जाती जब वो ऊपर आके वो सेंटर में बैठ गए। अगर मैं यहाँ बैठा हूँ, आप वहां पर बैठे हो, तो इसकी तो कोई अहमियत नहीं रह जाती कि कोई आके यहाँ पे बैठ गया आपके सेंटर में, बिल्कुल, है ना। तो उन्होंने आके जब देखा कि ये एरिया खाली है, फिर दाएं बाएं देखते कि जितना उनको एरिया खाली मिलता गया, इनिशियली तो उनका लिमिटेड प्लान रहा होगा कि इतना एरिया पे जाके बैठ जाते हैं। बट जब उनको दिखना शुरू हुआ कि काफी एरिया खाली है, तो वो तो 150-200 किलोमीटर के बीच में आके स्प्रेड हो गए, बटालिक सेक्टर में, तुर्तुक में, द्रास में। तो ये हुआ था। अच्छा, एक्चुअली में कब पता चला इंडियन आर्मी को कि जो है उनकी सीमा में घुसपैठ हो चुकी है? एक्चुअली घुसपैठ तो कब हो गई है ये तो आपको भी मैंने बताया कि अक्टूबर-नवंबर में, लेकिन ताशी नाम का एक गडेरिया था, ताशी वो बटालिक सेक्टर में उसने आके खबर दी। उसने कब देखा क्या देखा ये तो नहीं बता सकता मैं, लेकिन उसने 3 पंजाब यूनिट जो थी वहां पे बटालिक डिफेंडिंग बटालियन, उनको आके ये खबर दी कि ऊपर कुछ ऐसे बहरूपीय लोग हैं जो अपने नहीं लगते हैं। तो इनिशियली तो उनको बिल्कुल विश्वास ही नहीं हुआ, और बाद में जब उन्होंने थोड़ा सा देखना शुरू किया या अपनी पेट्रोल भेजी, और मीन टाइम मतलब कि ये खबर ब्रिगेड हेडक्वार्टर में लगी, तो उन्होंने बाकी जगह भी बोला कि यार जाके देखो। तो पहली पेट्रोल तो इसी की गई थी, अमोल कालिया की, सौरभ कालिया 4 जो है जाट रेजिमेंट के थे। तो उनके साथ 5 आदमियों को भेजा कि जस्ट देख के, इनके ऊपर इनकी एक बजरंग पोस्ट होती थी, वो हमेशा खाली कर देते थे विंटर्स में, लेकिन इस बार उनको ये आर्डर मिली थी कि ये खाली नहीं करनी है, ठीक है। पिछले साल 1.5 साल से वहां पर काफी फायरिंग चलती रही होगी, तो खाली नहीं करनी है। लेकिन मीन टाइम वहां पर बड़ी लिमिटेड उस टाइम पे नफरी थी जिसको बोलते हैं आर्मी। तो उनको लगा होगा कि हम पेट्रोल से डोमिनेट कर लेंगे, या ये 2 महीने कष्ट वाले हैं तो इसमें कौन नहीं आएगा, तो वो नहीं थी। जब ये गए देखने के लिए वहां पर बजरंग पोस्ट की तरफ, तो देवर कॉर्डन, और उसके बाद इनको टार्चर किया गया 20-22 दिन, और उसके बाद
फिर जब ये वापस नहीं आए तो एक मेजर भारद्वाज थे, उनके साथ 20 आदमियों को भेजा गया कि जाओ जाके कालिया साहब को ढूंढ के लाओ, देखो कहाँ है। जब ये गए तो इनमें भारद्वाज साहब की भी डेथ हो गई वहां पे। इनके ऊपर मतलब कि बहुत ज्यादा बुरी तरह से ये एम्बुश हुए। जो लोग बचे तो उन्होंने पीछे खबर दी कि साहब यहाँ पर तो आके लोग बैठे हुए हैं। और इनिशियल स्टेज ऐसी थी कि लगभग पूरा मई, इनफैक्ट इनिशियल जून आल्सो, ना पाकिस्तान ये मान रहा था कि यहाँ पर आके घुसपैठ की है, हाँ यहाँ पर आके पाकिस्तान आर्मी बैठी हुई है, ना हम मानने को तैयार थे। इवन हम भी यही बोल रहे थे कि ये कुछ इंट्रूडर्स, कुछ अफगानी या कुछ मतलब है कि मिलिटेंट आके बैठ गए हैं। लेकिन जैसे जैसे उनकी वेपनरी का पता लगना शुरू हुआ, जैसे जैसे हाईवे के ऊपर आके आर्टी शेलिंग शुरू हो गई, और जैसे जैसे जो फायरिंग जो बनना शुरू हो गई, तब पता लगा कि ये तो नहीं, दिस इज। और फिर मतलब कि जब ये हमने पहली पोस्ट ली है तोलोलिंग, इससे पहले तक तो क्लियर हो गया था एब्सोल्युटली कि ये सिर्फ पाकिस्तान, रेगुलर पाकिस्तान आर्मी का ही काम है और प्योर आर्मी है। वहां पर कोई एक आधा पोटर वोटर सिविलियन रहा हो तो कह नहीं सकते, जो उनकी रसद वसद लेके आता था, जो उनके लिए सप्लाई लेके आता हो, ऐसा कोई रहा हो तो कह नहीं सकते। बाकी इट वॉज प्योर आर्मी। मतलब पाकिस्तान ने लंबे वक्त से प्लानिंग की थी। अभी आपने एक चीज कही कि जब सौरभ कालिया गए पहली बार चेक करने के लिए क्या कुछ है, तो 20-22 दिन तक उनका कुछ पता नहीं चला। तो दूसरा जो बटालियन भेजा, मतलब दूसरी जो टुकड़ी भेजी गई, वो 20-22 दिन के बाद भेजी गई। नहीं 20-22 दिन के बाद नहीं भेजी। दूसरी टुकड़ी तो 5-4 दिन के बाद ही भेज दी थी, लेकिन उसकी डेड बॉडी 20-22 दिन के बाद आई थी, मिली थी, मतलब मिली थी। तो जैसे हमने कई बार कई और लोगों से भी सुना है कि उनके साथ बहुत टॉर्चर, उन्होंने हैंडओवर की थी, टुकड़े कर दिए थे उनके, बहुत मतलब बहुत आंखें निकाल ली थी, जिसको इनह्यूमन बोलते हैं ना। उसके साथ जो सोल्जर के साथ नहीं करना चाहिए, चाहे पाकिस्तान किसी भी कंट्री का हो, उन्होंने वो किया था। और वैसे करके उन्होंने वो डेड बॉडीज वापस हैंडओवर की थी। उसका अभी तक उसका फादर केस लड़ रहा है बेचारा। दैट वाज सौरभ कालिया के फादर केस, मतलब क्या केस लड़ रहे हैं कि इस तरह का बर्ताव क्यों किया गया, एक इंसान दूसरे इंसान के साथ, एक फौजी दूसरे फौजी के साथ कैसे कर सकता। अच्छा, फौज में ऐसा रूल नहीं है, मतलब जितना मैंने सुना है तो जिनेवा कन्वेंशन के, रेड क्रॉस के, उसके हिसाब से भी ये बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, आप भी जो है घायल हुए थे कारगिल में? मैं कारगिल में घायल नहीं हुआ, मैं कश्मीर में घायल हुआ। कश्मीर में? जी। वो क्या जो है, वो किस्सा क्या था? वो कश्मीर में उस टाइम पे मैं रैंक्स में था, गए थे वहां पे, नई कश्मीर में मिलिटेंसी शुरू हुई थी 1993। और एक कॉर्डन और सर्च में गांव की घेराबंदी करनी थी, और घेराबंदी के करने के बाद सर्च करनी थी। इन्फॉर्मेशन थी कि वहां पर 5-7 मिलिटेंट हो सकते हैं। तो उस घेराबंदी में एक ऐसी जगह पर पहुंच गया मैं जहां पर मुझे शक हुआ कि यहाँ पर कोई हो सकता है। और जब वो सर्च करने लगा मैं, तो फायर फाइट शुरू हो गई। इतने में मेरे कंपनी कमांडर भी आ गए, तो काफ़ी फायर फाइट हुई थी। उसमें 3 मिलिटेंट मारे गए थे, एक जिंदा पकड़ा गया था, 5-6 वेपन पकड़े गए थे। और एक्चुअली दैट वाज द फर्स्ट रियल फायर फाइट। नहीं तो उससे पहले तो मैं टारगेट पे ही फायर करता रहता था। तो उस बार एक दूसरे के ऊपर हमने फायर किया। तो डर लगा था उस वक्त? है उस वक्त डर लगा था? पहली फाइट आमने सामने, दुश्मन के सामने, रियल में गोलियां। डर तो उस टाइम पे, तो डर का क्या होता है उस टाइम पे, यही होता है। देखो, मैं उस यूनिट से बिलोंग करता आया हूँ, उस रेजिमेंट से। मेरी 2 गार्ड्स फर्स्ट ग्रेनेडियर भी ग्रेनेडियर है, जिस यूनिट में हमारे को ये सिखाया जाता है कि आप लड़ के बच सकते हो, आप डर के नहीं बच सकते। आप लड़ के बच सकते हो, डर के नहीं बच सकते। तो लड़ना ही हमारी फितरत है। कैसा रहा था वो एक्सपीरियंस, फर्स्ट एक्सपीरियंस? मतलब आज तो जिंदा हूं तो अच्छा लग रहा है कि यार हम सरवाइव भी करके, और फौज में जो कुछ भी आदमी सोचता है कि मेरे को ये मौके मिलेंगे, मेरी सारी फैंटेसीज जो है ना फौज में पूरी हो गई। एक्चुअल कन्वेंशनल वार लड़ना, CI ऑपरेशन लड़ना, UN मिशन में जाके अफ्रीका में उस सॉइल पे जाके उन लोगों के साथ लड़ना या उनके साथ काम करना। अफ्रीका का जो एक्सपीरियंस था वो कैसा रहा? वहां कितनी जो है सिचुएशन अलग है? इससे भी ज्यादा वर्स थी, इससे भी वर्स थी।
और मैं आपको एक बात बताऊं कि ये तो किस्मत की बात है कि हम इंडिया में पैदा हो रखे हैं। वहां पर जाके ह्यूमैनिटी के ऊपर, इंसानियत के ऊपर तरस आता है कि लोग ऐसी जिंदगी भी जी सकते हैं। बहुत खराब हालात है। आपको आधा केजी चावल के लिए कोई गोली मार के वो चावल ले जाएगा। आधा केजी चावल के लिए? आधा केजी चावल के लिए, एक सिगरेट के लिए भी आपको गोली मारी जा सकती है। ये है 10-12 साल का बच्चा जो है वो वहां पर अपना लोकल टोल पोस्ट धागा बांध देगा यहाँ से लेके वहां तक, और कोई भी आ जा रहा है तो उसको बोलेगा कि जो भी तेरे पास है यहाँ पर रख, तो तू क्रॉस कर सकता है, नहीं तो नहीं कर सकता। 10-12 साल का लड़का AK-47 लेके खड़ा है। वहां के लोकल से मांगते हैं या जो बाहर से लोग जाते हैं? कोई भी, एनीबॉडी। अच्छा, उनको टैक्स दोगे तब आगे जाओगे? हाँ, बाहर का तो कौन होगा, लोकल ही है। बाकी UN वगैरह वाले जो उन फोर्सेस से तो नहीं मांगे, लेकिन जो भी लोकल वहां से निकलेगा। तो चलिए वापस कारगिल पे आते हैं। ओके, आपने बताया कि आप ट्रेनिंग की आपने राजस्थान में उस वक्त कर रहे थे, वहां 40-45 डिग्री का टेम्परेचर रेत में। ऊपर से आप जब कारगिल पहुंचे, माइनस नीचे अगर मैं प्लेन की बात करूं तो -2 डिग्री 3 डिग्री, और ऊपर अगर चलते जाएं तो उतना ही जो है माइनस डिग्री टेम्परेचर कम होता है, उतना माइनस में जाता जाएगा। जितना ऊपर जाएंगे उतना ही वो माइनस, मतलब 28-30 डिग्री उस वक्त जो है, जितना मैंने पढ़ा है कि उस वक्त रहा था। कितने मुश्किल हालात थे वो। उस हालात में, जिस हालात में एक इंसान अपने शरीर को अगर लेकर चढ़े ऊपर तो उसके लिए मुश्किल, आप लोग वेपन्स लेकर 40-50 किलो के वेपन्स, आपका खाना पीना सब कुछ लेकर आप ऊपर से, तो कितनी वर्स्ट सिचुएशन थी वो। प्रेडिक्शन जो चल रही थी उस वक्त आपके लिए कि पाकिस्तानी सेना को नहीं हरा पाएगी हिंदुस्तानी सेना, क्योंकि हालात ही ऐसे थे, सिचुएशन ऐसी थी, लेकिन आपने वो इतिहास लिखा। नहीं, इतिहास जो है वो इंडियन आर्मी के जज्बे ने लिखा है। हाँ, और सिचुएशन बहुत टफ थी, सबके लिए थी, लेकिन मैं अपनी यूनिट के लिए बोलूंगा कि इनके लिए और भी ज्यादा टफ थी, क्योंकि हमारा रोल ही कहीं और से। आप हैदराबाद को कारगिल द्रास से नहीं मिला सकते। और बाकी जो फोर्सेस वहां पर लड़ रही थी वो लोग लगभग उसी, मतलब कि टेम्परेचर से, उसी टेरेन से या उसी वेदर से उठ के आए थे। हम हैदराबाद से आए थे। दूसरा, वी वर लैकिंग ऑल दैट इक्विपमेंट, जैसे 111 GR या 12 जैक लाई या कश्मीर से जो लोग आए थे, इनके पास एटलीस्ट गर्म क्लोथिंग था, वार्म क्लोथिंग था, वो भी हमारे पास नहीं था। और तो वहां आपको मुहैया करवाया गया होगा जब आप कारगिल पहुंचे होंगे? जो था उस टाइम पे ना, सारा कुछ वहां पर अवेलेबल तो था नहीं। हाँ, लड़ाई तो हमारे पर थोपी गई थी, इट वाज सरप्राइज। हाँ, ठीक है, इसके लिए अगर तैयार होते तो सब कुछ मिलता हमारे को, फिर तो कोई जरूरत ही नहीं, फिर तो रिजर्व भी होते वहां। तो मतलब हम तैयार नहीं थे? तैयार, हम वैसे तैयार थे या उस लड़ाई के लिए तैयार नहीं थे? इस सरप्राइज के लिए तैयार नहीं थे। इंडियन आर्मी का लड़ने तैयार थे, तभी तो लड़े और तभी तो उनको भगाया। लेकिन इसके लिए तैयार नहीं थे कि ये धोखा होगा हमारे साथ। हाँ। और पाकिस्तान का दूसरा नाम धोखा है, इसीलिए है कि जो उसने वहां पे किया, ठीक है, दिस वाज नॉट एक्सपेक्टेड। और वो भी 2-3 महीने पहले एक प्राइम मिनिस्टर दूसरे प्राइम मिनिस्टर के पास जा रहा है, आप रिटर्न एग्रीमेंट साइन कर रहे हो, म्यूचुअली सारी चीजें हो रही हैं, और आप पीठ पीछे छुरा घूमने की कोशिश कर रहे हो। हालांकि आप कामयाब कभी नहीं होंगे, लेकिन वो उन्होंने किया। अभी रहा मेरी यूनिट का सवाल, तो जो भी हमारे को मिला, लेकिन इंडियन आर्मी की ये खूबसूरती है, उसमें मेरी यूनिट भी शामिल है। तो वी एक्सपेक्टेड दिस चैलेंज कि यार अपनी इस यूनिट की इज्जत के लिए, नाम निशान के लिए, हमारे को जो भी टास्क दिया जाएगा हम वो भी पूरा करेंगे, और जिस हालत में भी जहां पर भी भेजेंगे वहां पर जाएंगे। ठीक है, और ये इंडियन आर्मी की खूबसूरती है। 1947 में आज़ाद हुए हैं हम अमेरिका या चाइना की तरह से इक्विपमेंट या सारी सहूलियतें जो है वो हमारे को मिल जाए, ये एक्सपेक्ट भी नहीं करते, और ये सारा कुछ पॉसिबल भी नहीं है। बट जितना पॉसिबल है वो सब कुछ हमारे को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देती है। ये जितना सफिशिएंट है, जितना पॉसिबल है, जितना पॉसिबल है उतना हमारे को मिलता है। तो वो सफिशिएंट होता था? मतलब एक तो देखिए वो होता है कि भाई जो मिल गया उसमें मजबूरी में काम चलाना ही है, एक वो है कि अगर हमें सारी चीजें मिल जाए तो हम और बेहतर तरीके से काम कर पाएंगे। यार कई बार ये भी होता है ना कि मजबूरी में आपके पास जो है उसमें काम चलाना पड़ता है, तो वो बिल्कुल सही बैठता है। अभी कारगिल की लड़ाई, 71 के वार की लड़ाई में ये तैयारी करके गए होंगे, ठीक है। जनरल मानेक शाह को पहले पता लग गया था कि लड़ाई लड़नी है, बांग्लादेश की प्रॉब्लम है, तो तैयारी करी और लड़े। उस टाइम पे सारा कुछ उनके पास रहा होगा। कारगिल लड़ाई के टाइम पे अचानक जो है उनको खदेड़ना, वापस भगाना, और हमारे पास टाइम पीरियड जो है 2-3 महीने का है, वापस विंटर शुरू होने से पहले ये कार्रवाई खत्म करनी है।
तो उस टाइम पे हम सब कुछ मांगना शुरू कर देते कि हमारे को क्लोथिंग भी दो, हमारे को वेपन भी दो, फिर हम लड़ेंगे, तो वो पॉसिबल नहीं है। तो ये सारा कुछ जो है, जो कुछ अवेलेबल था उस पे, और बाकी विल पावर पे है। आपके पास क्या होता है, जब आपके पास सारे संसाधन होते हैं ना आर्मी में, तो आपकी थोड़ी बहुत कैजुअलिटी जो है वो कम होती है। जितने लोग जाया हो रहे हैं उतने नहीं होंगे, लेकिन ये होता है कि आपने जंग जीतनी है, ये टास्क पूरा करना है, तो उसके लिए जो है जो भी अवेलेबल है, अवेलेबल रिसोर्सेज के साथ ही लड़ना पड़ता है, और ये होता है। बस इससे ये फर्क पड़ता है कि आपकी जो कैजुअलिटीज हैं वो कुछ कम हो सकती हैं, बाकी Yes. नहीं। मतलब मैंने जितना कुछ किताबें मैंने पढ़ी हैं, और कई किताबें कारगिल के बारे में ऐसा दावा करती हैं कि उस वक्त हमारे पास जवानों की कमी थी, उस वक्त हमारे पास मशीनों की कमी थी, उस वक्त हमारे पास गोला बारूद की कमी थी, जिसकी वजह से हम दुश्मन को शायद और पहले खदेड़ सकते थे। जो 2 महीने का समय हमें लगा, मई से जुलाई तक का जो समय लगा, तो मतलब मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या उस वक्त, मतलब मैं किसी सरकार पे सवाल उठाना नहीं चाहता हूं, मैं एज ए सोल्जर, क्योंकि आप जो है जब सीमा पर लड़ते हैं, आपका भी एक परिवार देश के भीतर रहता है, आप जब सीमा पर लड़ते हैं तो वो करोड़ों देशवासियों के लिए लड़ते हैं, तो कम से कम आपके लिए, आपके पास जो है चीजें सफिशिएंट होनी चाहिए। इसलिए मैंने इससे पहले सफिशिएंट शब्द का इस्तेमाल किया था। तो क्या वाकई में ऐसा था, जवानों की कमी, हथियारों की कमी, जब बंदूकों की कमी? इमरजेंसी में आपको कोई काम करना पड़ता है, तो उस टाइम पे आपके पास सारी चीजें नहीं हो सकती, और इतनी किताबों में लिखा है, तो मैं इसको डिनाई नहीं करूंगा कि इतने अच्छे लोगों ने वो किताबें लिखी हैं, उनमें आर्मी के जर्नल भी हैं, तो ये प्रॉब्लम में रही है वहां पे, ठीक है। लेकिन अल्टीमेटली ये होता है कि टास्क पूरा करना, और सोल्जर का ये काम है कि अपने देश की रक्षा करना। हालांकि ये थोड़ा सा हमारे लिए सरप्राइज हो गया था, और हमारे को शॉर्ट नोटिस पे ये लड़ाई लड़नी पड़ी। शॉर्ट नोटिस पे सिर्फ इंडियन आर्मी की जो मेन पावर थी वो ही प्रोवाइड हो सकती थी। जो आपने बोला है वो बिल्कुल सही है। मैंने आपको पहले बता दिया कि वहां पर रिजर्व नहीं थे, नहीं थे तो नहीं थे। अगर रिजर्व नहीं था तो उनके लिए साजो सामान भी नहीं होना था, तो वो नहीं था। लेकिन उस टाइम पे जब लड़ाई लग गई तो जो कुछ हमारे को चाहिए था वो सब कुछ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्रोवाइड करने की कोशिश की है। मेरे को याद है, अगर आप बात करें बोफोर्स की, कितना बढ़िया वेपनरी हमारे को दे रखा था, जिसने इतनी तगड़ी कलाकारी की है कारगिल में। आधी लड़ाई तो हमने बोफोर्स के बारे में कुछ ऐसी चीजें बताइए जो मतलब हम आम आदमियों को नहीं पता। बोफोर्स का यह है कि बड़ा एक्यूरेट वेपन था, और मतलब है कि इट वाज ए किलिंग मशीन फॉर पाकिस्तानी सोल्जर। उसकी एक्यूरेसी, ठीक है, और उसके अम्युनिशन की जो खूबियां थी वो नॉर्मल मतलब है कि जो आर्टिलरी थी उससे बहुत ज्यादा अच्छी थी, ठीक है। जितनी बोफोर्स गन कभी किसी वजह से बदनाम हुई थी, उसका सारा कुछ उसका बोफोर्स गन ने पे कर दिया कारगिल वार के दौरान, ठीक है। और जो साजो सामान की आप बात कर रहे थे वो ये है कि उस टाइम पे भी अम्युनिशन कम रहा होगा। मेरे को याद है कि उस टाइम पे हम पढ़ते थे, अखबार में आता था कि कारगिल लड़ाई के लिए जो है साउथ अफ्रीका से 42,000 का एक गोला जो है, इस हिसाब से वहां से अम्युनिशन मंगाया गया। तो जो कुछ भी हमारी रिक्वायरमेंट थी, जो हमारे को जरूरत थी, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्रोवाइड करने की कोशिश की। और जैसे जैसे लड़ाई बढ़ती गई, ये इनिशियल स्टेज में था कि सारी चीजें हमारे पास नहीं थी, लेकिन जैसे जैसे लड़ाई बढ़ती गई, जुलाई तक तो काफी साजो सामान हमारे पास आ गया था, सब कुछ मिलना शुरू हो गया था। और एक और चीज आपने बोली थी कि बीच में ये सोल्जर पूरे देश के लिए लड़ते हैं। कारगिल लड़ाई पहली ऐसी लड़ाई जिसका मैं विटनेस हूं या मैं पार्टिसिपेंट हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि कारगिल लड़ाई जो है पूरे देश ने लड़ी थी, पूरे देश ने लड़ी थी। बिल्कुल मेरे को याद है कि जब हम जम्मू रेलवे स्टेशन पर पहुंचे और आगे 100 ट्रक हमारे को ले जाने के लिए तैयार थे, और उनमें से बहुत सारे लोग मेरे गांव के थे। 4-5 ड्राइवर तो मेरे क्लास फेलो थे, ठीक है, जो मेरे साथ 10वीं तक पढ़े हुए थे, जो सेना में भी नहीं थे। सेना में नहीं थे, सिविलियन ट्रक थे, सिविलियन वो थे। तो वो हमारे को लेके, जब गुमरी एक जगह आती है द्रास से पहले, जब गुमरी से हमने ऊपर जाना शुरू किया तो वहां पर तो पाकिस्तानी शेलिंग टारगेट कर रही थी ट्रकों को। वहां पर 5-7 ट्रक हमने जले हुए देखे, जिनमें जो भी रसद सप्लाई रही होगी वो भी जल गई, ड्राइवर मर गए, क्लीनर मर गए, जो भी रैप होता है गाड़ी ले जाने के लिए। तो ये लड़ाई उन्होंने भी लड़ी। उसके बाद द्रास बटालिक में बहुत सारे लोग, अगेन बहुत अच्छे परिवारों से, वो वहां पर पोर्टर बन के आए, और उन्होंने आर्मी को बोला कि तुम आके लड़ो, और हम आपके लिए जो गोला बारूद राशन पानी पीछे से हम आपके लिए ढोएंगे।
उनमें भी कुछ 2-4 लोग ही मरे होंगे, लेकिन जख्मी बहुत सारे हुए। और खास करके द्रास सेक्टर में बहुत सारे जख्मी हुए। और मेरे को पता है उनमें से कोई लालच की वजह से नहीं गया था, कोई फौज में जाने के लिए नहीं गया था। बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनकी घरों में गन फैक्ट्रियां भी थी, गन फैक्ट्रियों के मालिक थे, उनके बच्चे भी वहां पर जाके पोटरी की हैं। ठीक है। और एक और बहुत बढ़िया, मैं उस टाइम पे मतलब कि कारगिल लड़ाई के दौरान एक पुराना पेपर आया, 1 महीना पेपर, उस पेपर में मैंने पढ़ा था, ये आज भी रिकॉर्डेड होगा कहीं पे, कि जलंधर रेलवे स्टेशन पे जो किन्नर होते हैं, क्या बोलते हैं उसको, किन्नर ही बोलते हैं, किन्नर ही बोलते हैं ना, कोई हिजड़ा बोलता है, किन्नर बोलता है। उन्होंने 5 लाख रुपए इकट्ठे करके प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में भेजे हैं, प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में, कि ये हमारी तरफ से देश के लिए जो लोग लड़ रहे हैं उनके लिए जाना चाहिए, ये मदद हम कर सकते हैं। चलिए। और हाँ, और बाकी पूरा देश जो है, पंजाब से हर दिन ट्रक भर के वो अपनी फैक्ट्रियों में से वूलन साग, स्वेटर्स, मिठाइयाँ, ये सब कुछ सोल्जर्स के लिए। और कारगिल लड़ाई खत्म हो गई तो उसके बाद भी राखियां गुजरात से, पता नहीं कहाँ कहाँ से क्या क्या आता था, चिट्ठियां आती थी हमारे पास। हम कारगिल में ही थे अगले 2 साल भी, तो ये सब कुछ हमने देखा है। तो मैं कॉन्फिडेंटली कह सकता हूँ कि जिस भी कैपेसिटी में कोई भी इंडियन था, ये लड़ाई उन सब ने लड़ी हुई है। फौज ने फिजिकली फ्रंट पे लड़ी है, ठीक है, कैजुअलिटी हुई है, और वो तो फौज का रोल भी है, उसके लिए तो हम वॉलंटियर तैयार रहते हैं। हम चाहते हैं कि हमें मरने के लिए तैयार हूं, मेरे को फौज में जाना है। चलिए, जब लड़ाई की बात चलिए, तो टोलोलिंग से टाइगर हिल तक की जो कहानी है, वो कैसे कैसे जो है इंडियन आर्मी ने लड़ी, किन दिक्कतों का सामना, पहले टोलोलिंग, फिर ब्लैक रॉक शायद, उसके बाद आप लोग टाइगर हिल पहुंचे, कैसे वो फतेह जो की, वो थोड़ा बताइए। अच्छा, ऐसे है कि मैं और मेरी यूनिट जो है बटालिक सेक्टर में थे, और बटालिक सेक्टर से जो है द्रास सेक्टर और ये मशको, भीषण लड़ाई जो शायद थी वो द्रास सेक्टर में ही थी। ये जो है टोलोलिंग, टाइगर हिल, ब्लैक रॉक, ये सारे जो पत्रा वगैरह जहाँ पे लड़े, ये सारा कुछ था द्रास मशको में। द्रास में हम थे कारगिल के बाद बटालिक, और इसका डिस्टेंस जो है 60-70 किलोमीटर का है। ठीक है, हम 70 किलोमीटर उस तरफ थे, वो अलग सेक्टर था, ये अलग सेक्टर था। लेकिन जो मैंने पढ़ा है, बाकी दोस्तों से सुना है, आर्मी में सारे हम एक दूसरे को जानते हैं, तो इनिशियली जो है 8 माउंटेन डिव ने आके वहां पर कार्रवाई शुरू की थी। जो आपका है टोलोलिंग, इस पे बहुत सारे अटेम्प्ट जो है 18 ग्रेनेडियर ने लिए थे। मैं 22 ग्रेनेडियर का हूँ, लेकिन एक और यूनिट है हमारी, ब्रेवर्स ऑफ द ब्रेव, अगेन 18 ग्रेनेडियर। ठीक है, ब्रेवर्स ऑफ द ब्रेव का उसके पास तमगा नहीं है, लेकिन जो जैसे वो काम करते हैं, द्रास में लड़ी है, तो टोलोलिंग के लिए उन्होंने पहले कम से कम भी 7-8 अटेम्प्ट लिए होंगे। उनके 50-60 जवान जो है, इंक्लूडिंग 3 ऑफिसर जो है वो शहीद हुए। उसके बाद वहां पर 2 राजपूताना राइफल आई, और 2 राजपूताना राइफल को ये टास्क दिया गया कि 18 ग्रेनेडियर जो है आपको फायर बेस प्रोवाइड करेगी, और आप ये पॉइंट जो है लेना शुरू करो, क्योंकि टोलोलिंग एक ऐसा था जो डायरेक्टली डोमिनेट कर रहा था ये अपना नेशनल हाईवे को। ठीक है, उसके बाद विद द असिस्टेंट ऑफ 18 ग्रेनेडियर, टोलोलिंग को 2 राज राइफल ने कैप्चर किया था। ठीक है, 2 राज राइफल ने जब ये कैप्चर कर लिया, तो इट वाज अ फर्स्ट और वेरी बिग अचीवमेंट द्रास सेक्टर में। उसके बाद एक था, क्या नाम है, कैप्टन नागा ऑफिसर के से कोंगशुंग समथिंग, महावीर चक्र मिला था उसका, वो क्या था, ही वाज ए घातक प्लाटून कमांडर, कैप्टन शेचिंग समथिंग। तो वो गया था वहां पर ब्लैक रॉक एरिया में, और ब्लैक रॉक एरिया में विद हिज घातक प्लाटून उसने जाके नंगे पांव वो ब्लैक रॉक चढ़ी, और ठंड में नंगे पांव इसलिए गया था वो कि मेरे पांव से ग्रिप बन जाएगी चढ़ने के लिए, क्योंकि इट वाज फ्लैट, बिल्कुल सीधी रॉक। उसको क्लाइम करना बहुत मुश्किल था, और उसकी घातक प्लाटून से भी वो अटेम्प्ट कर रहे थे, लेकिन हो नहीं पा रहा था। तो ही लेड, उसने बोला कि पहले मैं चढ़ूंगा, तुम पीछे पीछे आओ। और उसके बाद ब्लैक रॉक जो है क्रेडिट गोज टू हिम ओनली, और सिंगल पर्सन नहीं, बाद में तो बाकी भी पहुंच गए, लेकिन उसने सिंगल हैंडेडली पहले 2 को मारा, फिर 2 बंकर बर्बाद किया, फिर 2 और को मारा, 2 को खुखरी से मारा उसने।
अपने डैगर से, ठीक है, मारा। तब तक बाकी भी आ गए, लेकिन ही लेड हिज लाइफ देयर, और मरने से पहले वो ब्लैक रॉक पे कब्जा लगभग जमा चुका था, और उसकी अपनी सारी टीम जो है वहां पर पहुंच गई थी, जो काबिज हो गई थी वहां पर कि अभी ब्लैक रॉक वापस कहीं नहीं जा सकती। तो दिस वाज, उसके बाद जो है ये 2 महीने की लड़ाई थी, और मिड में शुरू हुई थी और जुलाई तक ये चलती रही, 2-3 जुलाई तक। उसके बाद 18 ग्रेनेडियर वापस टाइगर हिल के लिए टास्क की गई थी। 8 सिख और थी एक यूनिट, उसको ये टास्क दिया गया था कि रीइंफोर्स ना आ जाए, तो उनका रास्ता कट ऑफ करने के लिए पाकिस्तानियों का, पाकिस्तान की रीइंफोर्समेंट आ जाए वापस। और इनको ये टास्क दिया गया था कि आप लोग जो है टाइगर हिल, तो इनका क्रेडिट ऑफ कैप्चरिंग टाइगर हिल इट गोज टू पूरा सेहरा जो है वो 18 ग्रेनेडियर को जाता है। और 18 ग्रेनेडियर का उनको पता होगा, ये नाम है यादव, परमवीर चक्रा, कर्नल बलवान, महावीर चक्रा, कर्नल निम्बालकर जो है वीर चक्रा, और बहुत सारे लोग जो मतलब कि मैक्सिमम गैलेंट्री अवार्ड उनको गए हैं। और टाइगर हिल बैटल ऑनर भी उन्हीं के पास। टाइगर हिल पर कैसे पहुंचे फिर? उसकी ये ब्लैक रॉक हो गया, ये सब कुछ हो गया। हाँ। जब आपको ना इनिशियल सक्सेस मिलना शुरू हो जाती है, दूसरी सक्सेस मिलना शुरू हो जाती है, दुश्मन के हौसले भी पस्त होना शुरू हो जाते हैं, आपके पास सारी रसद सारा कुछ मिलना शुरू हो जाता है, आपके पास प्लान करने की टाइमिंग आपको मिलती रहती है। तो तब तक मतलब है कि सारी चीजें ऐसी होना शुरू हो गई थी कि फेवरेबल कंडीशन फॉर अस टू फाइट आल्सो, ठीक है। तब तक आर्टिलरी वगैरह की यूनिटें भी पहुंच गई थी, जो मतलब कि बेसिक रिक्वायरमेंट्स थी वो सारी मिलना शुरू हो गई। और ये क्लाइम करके गए, ऊपर जाके लड़े, जीता है टाइगर हिल। बहुत मुश्किल रहा होगा ऑब्वियसली तमाम लड़ाई लड़ी है, और बहुत लोगों ने शहादतें दी हैं। 2-3 लोग तो मेरे जम्मू से हैं जो वीर चक्रा हैं, उन्होंने अपनी शहादत दी है जम्मू के। हालांकि ग्रेनेडियर्स के में बहुत कम होते हैं, बट अगर इंडियन आर्मी की खूबसूरती जाननी है, इनकी ब्रेवरी जाननी है, इनकी बहादुरी जाननी है, तो पूरे वर्ल्ड में किसी से पूछ लो जो मिलिट्री के लिए एनालाइज कर सकते हैं कि इंडियन आर्मी कैसी है। अच्छा ये बताइए, इसके पीछे जो ये लड़ाई पाकिस्तान ने शुरू की, पाकिस्तान चाहता क्या था, मकसद क्या था, उसका असल मकसद क्या था? कि वो जो NH1 जो था उसका लिंक काट के जो है, क्या चाहता क्या था वो? नहीं, उसका असल मकसद ये था कि जो उसने सियाचिन ग्लेशियर कभी गवाया था, बोलते हैं सियाचिन ग्लेशियर के टाइम के उनके प्रधानमंत्री ने उनको चूड़ियां भी भेजी थी कि जो भी कमांडर है तो वो पहने, कमांडर इन चेन इनको पहने कि आपने ग्लेशियर दे दिया। और ये बड़ी खुन्नस थी उस टाइम पे। ये इनके बाद में जनरल साहब कमांडो अपना मुशर्रफ साहब, ये मेजर साहब थे, एंड ही वाज वन अमंग्स देम जो मतलब है कि वहां पर लड़े थे सियाचिन के लिए, ठीक है। लेकिन वो कामयाबी इनको कभी भी नहीं मिली। और जैसे जैसे टाइम बीतता गया वहां पर इंडियन आर्मी और हैवी होती रही, और उसके बाद तो बिल्कुल ही उनको लगा कि ये अभी हाथ से निकल गया, यहां पर कुछ भी नहीं हो सकता। तो जो खुन्नस जो थी ना कि वो निकालने के लिए कि बदला कैसे लिया जाए और अपनी आर्मी का रेलेवेंस कैसे दिखाया जाए कि हम भी काम के हैं, कुछ ना कुछ करना चाहिए, कुछ ना कुछ करना चाहिए। उसके लिए ये प्लान बताते हैं कि 90s में भी उनके पास था, लेकिन जियो लक ने मना कर दिया कि बड़ी ये नहीं चलेगा। फिर इन्होंने उनको थोड़ा सा मॉडिफाई करके लास्ट में मुशर्रफ को लगा कि जैसे जियो लक ने मना कर दिया था वैसे ही नवाज शरीफ ने मना कर दिया, तो इसने ये सारा कुछ छुप के सीक्रेटली 5-4 लोगों को लेके, नॉर्दर्न लाइट के जो उसी एरिया के रहने वाले लोग थे उनको लेके उनको चढ़ाया, वही पहाड़ियाँ कैप्चर करवाई, और उसके बाद नेशनल हाईवे जो है डोमिनेट किया। और मेन मकसद यही था कि अगर ये लाइफ लाइन हम खत्म कर देते हैं, ये जो इनके सारी सप्लाईज यहाँ से जाती हैं, तो ग्लेशियर भी थोड़ा सा, सियाचिन भी आइसोलेट होगा, ये पूरा ले वाला एरिया आइसोलेट होगा, और हमारे लिए गुंजाइश बन जाएगी कि हम इनके साथ नेगोशिएट करें। उसके बाद हम कश्मीर के ऊपर भी बात कर सकते हैं। यह भी था कि यहाँ पर लड़ने के लिए इमीडिएटली ये फोर्सेस कहाँ से निकालेंगे, ये अगर कश्मीर से निकालते हैं तो कश्मीर वीक होगा, तो हम वहां पर ज्यादा मिलिटेंट भेज सकते हैं, वो इनका एक और फ्रंट खुल जाएगा, एक और जगह पे इनको दिक्कत आना वापस शुरू हो जाएगी। जो अभी इन्होंने कश्मीर में मिलिटेंसी काबू में कर रखी है, वो वापस जो है
अच्छे तरह से इमर्ज हो जाएगी। तो दिस वाज द मेन रीजन। लेकिन कॉन्सिक्वेंसेस उनको नहीं पता थे कि इसका रिपरकशंस क्या है और हाउ इंडियन आर्मी इज गोइंग टू। जो कुछ हुआ है वो तो कभी उन्होंने सोचा ही नहीं था। लाइक बिफोर तो उन्होंने अपनी लाइफ में कभी नहीं सोचा होगा कि वो फोर्स लेके आ जाएंगे यहाँ पे। उन्होंने कभी ये सोचा ही नहीं होगा कि इतनी कैजुअलिटी के लिए तैयार हो जाएंगे। हमारे पर बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस थी, लाइक कि हमारे को एलसी क्रॉस नहीं करनी है, हमने उल्लंघन नहीं करना है, ठीक है, और फ्रंटल अटैक से ही उनको हराना है, उनको भगाना है। उसके बावजूद सारी कमी, वो तो तैयार बैठे थे ना, उनको ये था कि लड़ना है, डिफेंस लेके बैठे हुए थे, वो सेल्फ सस्टेन थे, सब कुछ था उनके पास। इट वाज इंडियन आर्मी जो डिटरमाइन होके वहां पे लड़ी, और जो जज्बा था, हौसले बुलंद थे, ये हौसले की वजह से विद इन 2 months उनको वहां से खाली किया गया। तो जिस तरीके से आपने बताया कि तैयारियां तो भरपूर थी, क्योंकि वो लंबे वक्त से तैयारी कर रहे थे, असला, गोला बारूद सब कुछ था पाकिस्तानी सेना के पास, और हमें नीचे से ऊपर चढ़ना था 70 to 80 डिग्री जैसे बताते हैं। तो ऐसी क्या कमी पाकिस्तान ने कर दी? मतलब क्या चीज वो करना भूल गया, क्या भूल पाकिस्तान ने कर दी जो उसे खदेड़ दिया गया 2 महीने के भीतर? वो भूल यही थी कि उसने ये नहीं सोचा था कि इंडियन आर्मी इतना स्ट्रांगली आके यहाँ पे लड़ेगी, ठीक है। और उसके बाद शायद जब नवाज शरीफ साहब को पता लगा होगा, जो पढ़ने में आता है या जो किताबों में दिया हुआ है या जो इंटरव्यूज में बताते हैं, जब नवाज शरीफ साहब को पता लगा होगा तो उन्होंने बोला होगा कि तुमने तो गलती कर दी है यार। उसके बाद इंटरनेशनल प्रेशर भी आना शुरू हो गया होगा कि यार आप लोगों ने ये क्या किया है। और उसके साथ साथ सबसे बड़ी चीज ये थी कि इंडियन आर्मी मरने के लिए तैयार थी लेकिन छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी। एक स्टेट लाइन में जा रहे हैं, ऊपर से फिक्स लाइन पे वेपन लगे हुए हैं, पूरा फायर आपके ऊपर आ रहा है, आप मरे जा रहे हो, और पीछे से 20 और चढ़ना शुरू हो जाते हैं, वो 20 मर रहे हैं और पीछे से और चढ़ना शुरू हो जाते हैं। तो विल टू फाइट और विल टू जो बोलते हैं कि उनको खदेड़ना और उनको वापस भगाना, उसको देख के उन्होंने इतना तो कभी अंदाजा ही नहीं किया होगा ना कि इस तरीके से इंडियन आर्मी लड़ने वाली। भारतीय सेना के अंदर इतना जज्बा होगा, इतना जुनून होगा। और सबसे बड़ी चीज है कि जब हौसले बुलंद होते हैं और जब सच्चाई आपके साथ होती है, ट्रूथफुलनेस आपके साथ होती है। और हमारे शास्त्र, हम तो भगवान को मानने वाले लोग हैं, हमारे शास्त्रों में ये लिखा हुआ है वो ये है कि भगवान सच्चाई के साथ होते हैं। तो वो उनको हारना ही हारना था। वो जितने बैठे हुए थे, इसके डबल भी होते, इसके ट्रिपल भी होते, इससे 3 गुना ज्यादा भी तैयारी कर रखी होती, तो भी उनको जाना ही जाना था। और ये सब कुछ ये मत मानिए आपकी उनकी कमी पेशी रही होगी कि उनको वहां से छोड़ना पड़ा। अब ये देखो कि हमारे पर कितनी रिस्ट्रिक्शंस थी। फौज को ये नहीं बताया था कि कैसे भी खाली कराओ। फौज को ये बताया गया था कि आपने क्रॉस भी नहीं करना है, आपने फ्रंट से लड़ना है, आपने उल्लंघन नहीं करना है, कहीं और से भी आर्मी नहीं जाएगी। नहीं तो हमारे पास तो बहुत सारे ऑप्शन थे। इवन जब हमने उनसे ये पहाड़ियां खाली करवा दी, उसके बाद तो इंडियन आर्मी उनको भाग भाग के पीछा करके मारना चाहती थी, ठीक है। ऑन ग्राउंड क्या होता है, वो जज्बा कि मेरे साथ वाले इतने लोग चले गए, और उस टाइम पे तो आंखों में खून होता है, आप तो छोड़ना नहीं चाहते हो। लेकिन बड़ी डिसिप्लिन आर्मी है इंडियन आर्मी। आखिर में हम पूरे का पूरा हुक्म मानते हैं कि जो हमारे को आदेश दिया गया उसका फॉलो होगा, चाहे कुछ भी हो गया। तो कभी ऐसा लगा इसके बाद कि जो है कसाई के सामने बकरी को झोंक दिया गया? क्योंकि आप तो पूरे रूल और रेगुलेशन के साथ लड़ाई लड़ रहे थे, लेकिन सामने जो आपका दुश्मन था वो तो रूल रेगुलेशन मानने के लिए तैयार नहीं था। उसे तो किसी भी हद तक जाकर कसाई के सामने बकरे वाली कोई बात नहीं है। हाँ ठीक है, उन्होंने जो इनह्यूमन एक्ट किए हैं, जैसे सौरभ कालिया वगैरह के साथ हुए, वो थोड़ा सा मतलब है कि बहुत लो लेवल का था। सोल्जर को ऐसे नहीं करना चाहिए। बाकी लड़ना है, आर्मी लड़ने के लिए, चाहे उनके सोल्जर हो चाहे हमारे सोल्जर हो, हम लड़ने के लिए तैयार हो रखे हैं, हम मरने के लिए तैयार हो रखे हैं। और हमारा ये फर्ज है कि कितनी भी कुर्बानियां देनी पड़े, मेरे को अपनी धरती का 1 इंच उधर नहीं होने देना है, इधर ही रहेगा वो। तो उसमें बलि का बकरा वगैरह तो ये तो मटेरियल है। चलिए, जो उस वक्त जब ये शुरू हुई लड़ाई
तो दोनों देश उस वक्त जो है, दोनों देशों के पास परमाणु था, दोनों देशों ने अपना टेस्ट कर लिया था। तो जब लड़ाई चली कारगिल की और आप लोग फ्रंट पर पहुंचे, महीना 2 महीना हुआ, तो कभी ऐसा लगा कि यार अब बहुत हुआ, अब छोड़ देना चाहिए? नहीं, वो तो बहुत दूर की नौबत है ना, न्यूक्लियर तो वो बहुत दूर की नौबत है, क्योंकि हम तो कारगिल से बाहर ही नहीं निकले ना जहाँ पे लड़ाई चल रही थी। हाँ। वैसे तो हम कश्मीर भी पीओके भी ले सकते थे, वैसे तो हम राजस्थान का फ्रंट, पंजाब का फ्रंट भी खोल सकते थे। हाँ। लेकिन ये देखो ना, वो संवेदनशीलता और कितना हम मतलब है कि अपने आप को डिटेंड कर सकते हैं कि इंडिया में हमने ये नहीं करना है, हमने ये नहीं करना है। अगर आर्मी को ये छूट होती कि आप कैसे भी करके खदेड़ दीजिए, तो फिर तो आधा पाकिस्तान ले लेते, फिर तो पीओ को भी ले सकते थे ना। हाँ। फिर खाली करवाना था, फिर तो पीओ को भी ले सकते थे। और दूसरा 2-3 महीने पहले दोनों प्राइम मिनिस्टर मिले थे, लाहौर डिक्लेरेशन हुआ, यही बात हुई थी कि हमारे को मोर मैच्योर, मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे कर सकते हैं ये हम। तो मेरे को नहीं लगता कि न्यूक्लियर शुक्लियर की नौबत नहीं आई, ऐसे नहीं सोचा। नहीं, मतलब ही नहीं। न्यूक्लियर से पहले तो हम सारे बॉर्डर खोल देंगे ना, वहां पे लड़ेंगे। न्यूक्लियर तो बड़ा लास्ट में, उसके बारे में तो कोई सोच ही नहीं सकता। सोचेगा भी तो बड़ा एक्सट्रीम पे जाके कोई सोचेगा लास्ट में, बिल्कुल। और इंडिया तो कभी नहीं सोचेगा, कभी सोचेगा भी तो गलती कोई और करेगा। इंडिया तो आई डोंट थिंक कि ऐसे करेगा। अच्छा, आप फ्रंट पे आप थे, लेकिन एयरफोर्स का और नेवी का भी रोल बताइएगा, इसमें क्या कुछ रहा? बस सब जगह पे सब चल रहा था। एयरफोर्स आके लड़ी है वहाँ पे, इनिशियली तो बहुत ज़्यादा लड़ी है, लेकिन एयरफोर्स के लिए ना जो इन पहाड़ियों में जो टारगेट होते हैं वो बहुत ज़्यादा उनके लिए कारगर फिट नहीं बैठते। तो ये लड़ाई मोटे तौर पे जो है वो आर्टिलरी और इन्फेंट्री की थी। आर्टिलरी जो है मतलब ये जो बड़ी मशीन वैसे गन्ने हैं उनकी, और बाकी सारी पैदल सेना की लड़ाई थी, ठीक है। लेकिन एयरफोर्स और नेवी अगर फुल फ्लेज बाहर होती या सारे फ्रंट खुलते तो फिर उनका बहुत बड़ा रोल होता, हालांकि बटालिक में भी एयरफोर्स ने आके बम्बार्डमेंट की है और द्रास वगैरह में की है। आपने नचिकेता का सुना होगा, 1-2 प्लेन भी हमारे कैश हो गए थे, हेलीकॉप्टर भी। और नचिकेता का तो बंदी भी बना दिया था, लेकिन वो छोड़ दिया था बाद में। उस स्टेज तक वो ये नहीं दिखाना चाहते थे कि आर्मी बैठी हुई है वहां पर, तब तक ये दिखा रहे थे कि वहां पर मिलिटेंट आके, हाँ, उग्रवादी उनके लोग है ही नहीं। तो 2 महीने पहले फरवरी में अटल जी गए थे जी। उसके बाद मई में, मतलब मई में तो ये खैर शुरू हुआ। अटल जी के जाने के बाद, अटल जी जब वापस आए, तो क्या आप लोगों को लगा, इंडियन आर्मी को, कि ठीक, अब दोनों देश जो है राष्ट्राध्यक्ष मिल चुके हैं दोनों देशों के, अब सुधर जाएगा पाकिस्तान, अब ऐसी हरकत नहीं करेगा जिस तरीके से वो करता आया था? मतलब एक इंसान को लगता है, नॉर्मली वो लगा आप लोगों को? हमारे को ये था कि हालात तो नॉर्मल हो रहे हैं, हम हालात मतलब कि इसका इफेक्ट तो आएगा, क्योंकि इतना अच्छे तरीके से इन्होंने बात की है और इन्होंने बोला है कि एमिकेबली वी विल सॉल्व ऑल द इश्यूज। सारा कुछ जो है हम मिलजुल के बात करके तो उसको इशू डिस्कस करेंगे, हम मैच्योरली बिहेव करेंगे। और ये सारा ताना बाना तो ग्राउंड पे ऐसे दिख रहा था कि ऐसे होगा, लेकिन ग्राउंड पे जो है वो तो कुछ और चल रहा था। सो खैर, आर्मी को चाहे कैसे भी हालात हो, पॉलिटिकली, मिलिट्रीली हमारे को तैयार रहना पड़ता है और वो हम लोग तैयार थे। थोड़ा सा फेलियर हो गया, वो फ्यूचर में नहीं होगा कि विश्वास पे, हम ना हिंदुस्तानी विश्वास बहुत जल्दी कर लेते हैं, विश्वास पे हमारे मारेंगे और थोड़ा बहुत शायद कहीं पे हमारा इंट जो है कमजोर रही। हाँ। इंट कमजोर रही, खबर हमारे को, मतलब हमारी जो जासूसी थी, जो खुफिया एजेंसी थी, वो तंत्र थोड़ा सा कमजोर रहा, जिसकी वजह से, नहीं तो ये सब नहीं हो पाता। हाँ, शायद होता ही ना, अगर घुसपैठ शुरू होती तो वही वहां कैप्चर कर ली जाती। तो उसके बाद हालात बदले हैं कश्मीर के, कारगिल के बाद। कारगिल तो अपने पास हो गया। वहां पर मतलब कि जो जरूरतें थी, जब हमारे को लगा कि क्या क्या होना चाहिए, उसके बाद वहां पर ट्रुप्स बढ़ा दिए गए, सारी जो जगह खाली कराई थी वो हमने ऑक्यूपाई कर ली, वहां पर पोस्टें बन गई। और अभी तो बहुत अच्छी तरह से कश्मीर में ये छोटा मोटा चलता रहेगा, क्योंकि ये उसका सर्वाइवल है पाकिस्तान का। तो हम कुछ भी कर लें, मेरे को नहीं लगता कि वो आसानी से मानेगा कि ये सब कुछ ना हो, वहां से लोग ना आए यहाँ पे।
अच्छा, इस लड़ाई में पाकिस्तान के पीछे कुछ बैक सपोर्ट चाइना का भी था या नहीं? सामने तो नहीं आया क्योंकि उसने बैक सपोर्ट, हाँ थोड़ा बहुत रहा भी होगा, लेकिन इट वाज नॉट विजुअलाइज, वो दिखा नहीं कहीं पे। और कभी भी चाइना ने कोई ऐसी स्टेटमेंट नहीं दी कि इंडिया को पीछे हटना चाहिए या इंडिया को लड़ाई बंद करनी चाहिए। उसने मतलब कि ही वाज न्यूट्रल, एटलीस्ट इस मौके पर तो न्यूट्रल था। इस मौके पर ऐसा कुछ सामने नहीं आया कि वो उसका बैकअप है पाकिस्तान को। अच्छा, आपका जो काम है उसमें सेना, मतलब मेरा मतलब सेना से है, सरकारों का कितना रोल है? सरकारों का, क्योंकि देखिए आप यहाँ ये फ्रंट है, आप यहाँ लड़ रहे हैं या आमने सामने दो देशों की सेना बॉर्डर पर ही है, अचानक वहां कुछ हो जाता है तो आप रियल जो है आपको एकदम जवाब देना है। उसमें मैं आपसे जानना चाहूंगा कि पिछली सरकारों में या फिर मौजूदा सरकारों में कितना अंतर है? कहां ज्यादा आजादी थी कि भाई अगर आपके ऊपर कोई एक गोली चलाता है तो आप भी वापस एक गोली चलाइए, आप भी जवाब दीजिए नॉर्मली, या सरकार की कुछ बंदिशें होती थी पहले या अभी ज्यादा होती हैं? मैं एक्टिव लड़ाई में या लड़ाई वाले माहौल में 2016 तक रहा हूँ, ठीक है, 15 दिसंबर तक या 16 तक। तो कोई भी गवर्नमेंट हो हमेशा आर्मी को तो सपोर्ट करती है, आर्मी को तो सपोर्ट करती है। मेरे को किसी मौके पे भी नहीं लगा, और आप भी अंदाजा लगा सकते हो कि जब सियाचिन ग्लेशियर हुआ था 1984 में, उस टाइम पे कोई और गवर्नमेंट थी। 71 में जब हमारे को जरूरत पड़ी उस टाइम पे कोई और गवर्नमेंट थी। कारगिल लड़ाई के दौरान अटल जी थे, कोई और गवर्नमेंट थी। और सर्जिकल स्ट्राइक आई है, कोई और उस टाइम पे कोई गवर्नमेंट थी। और बीच में भी कई बार देखो हमारे को स्कोर सेटल करने होते हैं, अगर पाकिस्तान कुछ कर देता है तो हम भी करते हैं, तो इतनी लिबर्टी तो हमारे को रहती है कि हाँ एक्शन करो, इतनी लिबर्टी तो रहती है। तो मेरे को कहीं पे भी ऐसा नहीं लग रहा है कि किसी गवर्नमेंट ने किसी को हाथ पकड़ा होगा, या जब हम स्कोर सेटल करने के लिए फौज ने लोकली अब कोई प्लानिंग की होगी तो उसमें गवर्नमेंट ने अड़ंगा लगाया, सपोर्ट नहीं किया हो ना, नेवर। मतलब सेना को सब सरकारें सपोर्ट करती हैं, भले राजनीतिक तौर पर बाहर कुछ भी निकल कर आता हो, उनका अलग धंधा है, उसमें वो आपका मामला नहीं है। लेकिन उन्होंने हमारे को वहां पर बॉर्डर पे बिठाई इसलिए रखा है, तो हाथ पकड़ के तो नहीं, ये मेरे को नहीं लगा, नेवर। अच्छा, बड़ा खतरा कौन है, चीन या पाकिस्तान, और अंतर कितना है? पाकिस्तान जो है वो खतरा नहीं है। पाकिस्तान का सारा कुछ मतलब कि उसके अपने जिंदा रहने के लिए वो जो भी छोटा मोटा कर रहा है, वो कोई लड़ने लुड़ने के लिए तो उसमें कोई कैपेसिटी नहीं है, वो तो मतलब ही नहीं है। और अगर छूट दे दी जाए तो पाकिस्तान का तो नक्शा जो है वो उसमें वो रहे ना रहे, इतना एक इंडियन आर्मी की कैपेसिटी में है। मतलब नक्शा साफ यस, पाकिस्तान को तो पूरे को अपने कब्जे में लिया जा सकता है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। और इसके लिए हमारे को कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। उसको बलूची बिलाची अफगानिस्तानी खुद ही देख रहे हैं, देख लेंगे, तो हम उसमें क्यों पड़े। हमारा कश्मीर थोड़ा सा सिक्योर रहे, यहाँ पर हमारा इन्फिल्ट्रेशन वगैरह ना हो। चाइना भी जो है मतलब है कि थोड़ा सा फाइनेंशियली उसका हमारे से ज्यादा अच्छा है, कंट्री बड़ी है और साजो सामान उनके पास काफी अच्छा है, इकोनॉमिकली स्ट्रांग कंट्री है। बट अगेन इट इज ऑन गवर्नमेंट विल कि सोल्जर्स को कैसा हुक्म मिलता है, वो तो सोल्जर तो 1 इंच भी नहीं जाने देगा, सोल्जर 1 इंच भी नहीं जाने देगा। ये है, बाकी इट इज ऑलवेज गवर्नमेंट्स वो क्या डिसाइड करती हैं। वो दिल्ली में बैठकर क्या आपस में बयानबाजी करते हैं, उससे आप लोगों को मतलब नहीं होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। या कभी पड़ा है कि कोई बात ऐसी सामने आई? कभी नहीं। हमारे को जो भी ऑर्डर मिलेगा वी आर रेडी। हमारे को बोलेगा रुक जाओ, हम रुक जाते हैं। हमारे को बोलेगा आगे बढ़ो, बढ़ जाए। हमारे को ये भी बोलेंगे कि तिब्बत लो, तो हम उसके लिए लड़ने के लिए चले जाएंगे। हमारे लिए तो कुछ भी नहीं है कि हम ये नहीं करेंगे, और वी आर केपेबल ऑफ। अच्छा, कारगिल के बाद भी पाकिस्तान की जो ये नापाक हरकतें हैं, घटनाएं, वो कम नहीं हुई। 26/11 हमने देखा, संसद पे हमला हमने देखा, उड़ी देखा, पठानकोट देखा, उसके बाद हमने फिर एयर स्ट्राइक भी देखा और सर्जिकल स्ट्राइक भी देखा। ये बताइएगा, क्या इस तरीके के ऑपरेशंस पहले भी होते थे या अभी हुए हैं? और कारगिल के बाद भी जो हमने जो खदेड़ दिया, उसको जो है
हर तरीके से अपनी सीमा से बाहर निकाल दिया, उसके बावजूद भी वो इतनी हिम्मत करता कैसे है? नहीं, हिम्मत तो मैंने आपको बताया ना कि उसका सर्वाइवल है, उसके जिंदा रहने के लिए उसने कुछ ना कुछ करना है। अगर वो फंडिंग नहीं मिलेगी, पाकिस्तान के साथ हमारे ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं, हम बहुत बढ़िया, सारा कुछ कोई लेना देना नहीं है, जहां हैं हम वहां पर खुश हैं, तो ये तो उनको मिलिट्री नहीं करने देगी पाकिस्तान की। अगर पॉलिटिशियन ये चाहेंगे भी तो उनको आर्मी वाले ये नहीं करने देंगे। उनको ये फ्रंट खुला रखना है, ठीक है, और ये फ्रंट खुला रख के ही उनको थोड़ी बहुत फंडिंग भी मिलती रहेगी। वो लोगों को आगे जाके रो सकते हैं, वो यूएन में जाके ये बता सकते हैं कि हमारे को हरास किया जाता है इंडिया की तरफ से, ठीक है। वो ये थोड़े मानते हैं, ये तो आप बोल रहे हो ना कि वो ये भेज रहा है या ये कर रहा है, वो बोल रहा है हमारे साथ इंडिया कर रहा है वहां यूएन में जाके। हाँ, वो सब जगह दोनों देश सबूत भी दिखाते होंगे अपने यूएन में जाके। सबूत तो उसके पास तो क्या होंगे, उसके पास तो कोई सबूत नहीं है, लेकिन हमारे पास सबूत भी है, हमारे पास सबूत भी है। ओवरऑल इसमें यह है कि छोटी मोटी हरकत वो करता रहेगा, लेकिन उसको मुंह तोड़ जवाब हमेशा मिलता है। पाकिस्तान एक ऐसी कंट्री है कि कारगिल को अगर शामिल कर लें तो लगातार 4 लड़ाइयों में उसकी कारगिल चौथी हार थी। 47, 65, 71 और फिर कारगिल 99। लगातार 4 लड़ाइयों में उसकी चौथी हार होना, पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो जाना, बांग्लादेश अलग देश बन जाना, आजाद हो जाना, उसके बाद हर लड़ाई के बाद उनके प्राइम मिनिस्टर को जो है फांसी लगना। तो ये आपको छोटी मोटी बातें लगती हैं क्या? और अगर आपको लगता है कि कारगिल के बाद कुछ नहीं हुआ था, तो कारगिल की लड़ाई खत्म होते ही चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल मुशर्रफ और नवाज शरीफ साहब दोनों एक दूसरे का तख्ता पलटने के लिए शुरू हो गए। अच्छा, नवाज शरीफ साहब ने जो है उनको अपॉइंट भी किया जनरल, अपॉइंट किया। इनिशियली बहुत जूनियर थे, उसके बावजूद उनको बिठाया गया। हिस्ट्री पढ़ोगे ना तो जितने भी चीफ ऑफ आर्मी, इवन जिया लक वगैरह, ये सारे ना ये सारे पॉलिटिशियन ही उनको अपॉइंट करते गए और वो ही उनको वापस टॉपल करते गए। अगर आप बहुत सारी किताबें उनमें अगर आप पढ़ो तो सारे जो जनरलों को अपॉइंट करने वाले पॉलिटिशियन थे और टॉपल करने वाले वही जनरल थे, वही थे। ये सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक भी बताइएगा, उसके बाद पाकिस्तान पर कितना फर्क पड़ा है? एयर स्ट्राइक, दोनों स्ट्राइक्स जो हैं बहुत ही बड़े जो है इनिशिएटिव लिए गए थे, इंडियन अचीवमेंट थे हिंदुस्तान के गवर्नमेंट के लिए। और सर्जिकल स्ट्राइक तो एक ऐसा टाइम था कि काफी लंबे समय तक हर एक हिंदुस्तानी की जुबान पे था कि सर्जिकल स्ट्राइक कर दूंगा, सर्जिकल स्ट्राइक होगी, ठीक है। उसने सर्जिकल स्ट्राइक कर दी। अचानक दोस्त अगर कह रहा है तो भी बोलते थे कि सर्जिकल स्ट्राइक कर दी। सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक अगेन, इससे ना पाकिस्तान को एक मैसेज गया है क्लियर कट कि तेरी औकात नहीं है इसके बाद लड़ाई करने की, हिंदुस्तान के साथ भिड़ने की औकात नहीं है। इसलिए वो छोटा मोटा 4 उग्रवादी, 4 घुसपैठिए, 4 जो है उनकी जेलों में जो बंद हैं उनको भेज दिया कि जाके तू यार वहां पे जाके कुछ कर, जिंदा रख, पता लगना चाहिए कि वहां पे कुछ हुआ, दैट्स ऑल। तो बहुत छुटपुट है ये कोई बड़ी बात नहीं है। आपकी अगर पर्सनल में बात करूं, जो है कारगिल पर बहुत बात हुई, अगर आपकी पर्सनल बात करूं, आपके अचीवमेंट्स क्या क्या हैं? क्योंकि आपने भी बहुत स्ट्राइक्स किए हैं दुश्मन पे। हाँ, मैं कारगिल का आपको बताना चाहूँगा कि कारगिल में मेरी यूनिट जो है लगभग 2 महीने बटाली सेक्टर में लड़ी है। और बटाली सेक्टर उस टाइम पे 70 ब्रिगेड के अंदर आता था। हमारे को 2 मेजर टास्क दिए गए थे। एक था खालूबार जो रिज, जिसके ऊपर जाके अटैक करना, और दूसरा था 0.5465। तो पहले खालूबार के ऊपर आते हैं। खालूबार एक ऐसा पॉइंट था जहां पर हमारी चार्ली कंपनी गई थी, जो कि एक मोहम्मदन कंपनी थी, अंडर मेजर अजीत की थी। मोहम्मदन कंपनी? हाँ, मोहम्मदन लड़के थे हमारे, ब्रेवस ऑफ द ब्रेव, बहुत ही बहादुर। तो ये ऊपर पहुंच गए। जब ऊपर पहुंचे तो ऊपर उन्होंने देखा कि क्या है, तो इन्होंने जब ऊपर पहुंचने वाले थे तो इन्होंने एक नारा लगाया कि नारा तदबीर। बाकी सारी फौज बोली अल्लाह अकबर। पाकिस्तानियों को लगा कि अपने बंदे आ गए, अपनी रीइंफोर्समेंट आ गई। अच्छा, ये सच है? ये जो किस्सा है सच है, ये मेरी यूनिट का है, मार्क माय वर्ड।
उनको मेजर अजीत लेके, ना वो ब्रिगेडियर अजीत, वो लेके लीड कर रहे थे। तो उन्होंने क्या किया कि हाथ पकड़ पकड़ के इनको ऊपर चढ़ाया। सारे तो नहीं, लेकिन पहले 15 को तो चढ़ाया ही चढ़ाया होगा। और जैसे ही ये ऊपर पहुंचे तो एक आर्मी में बोली जीती है CQB, क्लोज क्वार्टर बैटल। और ये आमने सामने नजदीक से ये लड़ाई हुई है, ठीक है। बिल्कुल। उनके भी बहुत सारे लोग मारे हैं, हमारे भी मारे हैं। और उसके बाद जो जिसको जहां जहां जगह मिल रही थी उन्होंने पोजीशन लेना शुरू की। तो उसके बाद 3-4 दिन तक, और मतलब कि नहीं, पहले वो बताइए, वो पहचान नहीं पाए कि हिंदुस्तानी फौज है? आपके कपड़े, वर्दी? अंधेरा, रात का अंधेरा, 2-3 बजे के करीब ये पहुंचे हैं वहां पे, ठीक है। ये यहाँ पर एक पेज पड़ा हुआ था मेरा, वो दिखाना। तो जब ये वहां पर पहुंचे हैं तो ये लड़ाई 3 दिन तक चली है। 3 दिन के बाद इन सब के पास जितना भी अम्युनिशन था, राशन तो इनके पास था ही नहीं बेचारों के साथ। 3 दिन ये भूखे प्यासे लड़े हैं। और उसके बाद ये ये 16 लड़के हैं मेरी यूनिट के जो खालूबार पे लड़े हैं, और वहां पर ये शहीद हुए हैं। इसके अलावा बटाली सेक्टर की उस लड़ाई में जो 40 से 50 लोग ऐसे हैं, किसी ने अपनी आंख खोई, किसी ने अपनी टांग खोई, किसी ने अपना बाजू खोया, जो मतलब के परमानेंटली जो है डिसेबल हो गए। ये तस्वीर जो है इसमें बैकग्राउंड में है, ये आप ही की है? ये आपके जवानों की? ये खालूबार के जो लोग हैं। खालूबार, ये तस्वीर भी खालूबार की है? हाँ, खालूबार की है। सो ये था खालूबार का लड़ना। जहां तक मेरा है, मेरे को 5465 पे अटैक करने के लिए भेजा गया था। और 5465 में खालूबार का जब हो गया तो उस टाइम पे ना 0.520 था। 5203 एक हाइट थी जहां पर 12 जैकलाई के कालिया साहब, कैप्टन कालिया और उनके बहुत सारे जवानों ने शहादत दी थी। उसके बाद 5 पैरा ने ये पॉइंट कैप्चर किया था अंडर मेजर करियप्पा, अभी तो शायद वो ब्रिगेडियर करियप्पा है। कैप्चर करने के बाद मेरे को ये टास्क दिया गया था कि करियप्पा साहब को कहीं और लड़ने के लिए जाना है, आप 5203 को जाके होल्ड करो। जब 5203 पे मैं पहुंच गया तो मेरे को ये एक टास्क मिला कि 0.5465 है, उसको कैप्चर करना है, उसके ऊपर अटैक करना है। तो ये अटैक हमने डे में प्लान किया। 5465 को कैप्चर करने से पहले एक वाल एरिया आता था, उसको दीवार एरिया बोलते थे। और वो वाल एरिया ऐसी जगह थी कि जहां से इंडियन आर्मी के ऊपर बहुत ज्यादा फायर आता था। तो हम जब मूव किए रास्ते में तो हमारे पर जो है बहुत सारा इतना अंधाधुंध और फिक्स फायर डाला गया कि अगर आगे बढ़ते तो मतलब कि कोई भी नहीं बचना था। जिसके बाद क्या हुआ कि ये अटैक कामयाब नहीं हुआ। उसके बाद दूसरा अटैक उसी शाम को हमने दोबारा लॉन्च किया। लेकिन रात के अंधेरे में ये कुछ इस तरह से हुआ कि जो फौज चल रही थी वो बहुत सारे पहाड़ों, पत्थरों और जो चट्टानें उनके बीच में से, तो आगे वाले भटक गए, आगे वाले एक साइड में चले गए और जो मेरे से आगे 2 चल रहे थे वो दूसरी डायरेक्शन में चलना शुरू हो गए। ठीक है। और उसके बाद जब हमने जायजा लिया लगभग 1 किलोमीटर आगे जाने के बाद, तब तक दोबारा आगे से हमारे पर फायर आना शुरू हो गया। और मैं अपने बंदे ढूंढ रहा हूं तो वो मिल नहीं रहे। फिर सब जगह पे मैसेज पास किया गया कि जहां से हम चले थे वापस वहां पर पहुंचो ताकि हम इकट्ठे हों, क्योंकि ये तो मूवी फेल हो गया कि आधे इस डायरेक्शन में चले गए, आधे इस डायरेक्शन में चले गए, किसी को पता ही नहीं है कहां पे जाना है। सुबह मेरे को हमारे सीओ साहब थे, कर्नल नीरज मेहरा साहब, बहुत ही ब्रेव कमांडिंग ऑफिसर। उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम डेवलप हो गई थी, उनको बीपी हाई, अस्थमा वगैरह, ये थोड़ी सी 2-4 जो है ना फिजिकल प्रॉब्लम शुरू हो गई। तो उन्होंने मेरे को नीचे बुलाया तो उन्होंने मेरे को बोला कि यार आरके, यू आर स्पेसिफिकली टास्क कि आज 5465 के लिए मूव करना है और 5465 जो है उसको लेना ही लेना है, ये ब्रिगेड से ऑर्डर है। मैंने उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम में बताई कि अपने ट्रुप्स काफ़ी थके हुए हैं, ये पिछले कई दिनों से खालूबार और अलग अलग जगह पे ये भटक रहे थे, 2-3 अटेम्प्ट यहाँ पे कर चुके हैं।
तो फिर भी मैंने उनको ये भरोसा दिया कि मैं खालू बार नहीं 0.5 और 6.5 के लिए अटैक के लिए जाऊंगा और मैं कैप्चर करने की भी कोशिश करूंगा। मैं कैप्चर कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा इसके बारे में तो मैं आपको नहीं बता सकता, लेकिन ये आपसे प्रॉमिस करता हूं कि अगर मैं कैप्चर ना कर पाया तो मैं जिंदा वापस नहीं आऊंगा। उन्होंने जो है वो मेरे को बोला कि आप कैप्चर भी कर पाओगे और आप जिंदा वापस भी आओगे। उन्होंने मेरे को बोला कि मैं आपको कुछ और बंदे देता हूं यहाँ से 5-4 निकाल के, कुछ आपके पास और हैं उनको लेके जाओ। तो जब मैं 5203 पे पहुंचा तो वहां पर एक हमारे मेजर अजीत थे जो खालू बार पे भी गए थे। तो मैंने उनको जाके बोला कि मेरे लिए ये ऑर्डर है, मेरे को जाना है। तो उन्होंने मेरे को बोला कि काश में जा सकता, लेकिन उनको खालू बार में चोट लग गई थी घुटने वगैरह में, टांग में, तो वो इतना पैदल नहीं चल के जा सकते थे और कोई साधन नहीं था। तो मैंने वॉलंटियर 20 लोग तैयार किए। ये सुनने वाली बात है, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। तो 20 लोग तैयार किए और तैयार करने के बाद मैंने उनसे एक ही बात पूछी कि आप में से वॉलंटियर कितने हैं चलने के लिए। तो किसी ने कुछ नहीं बोला। तो मैंने उनको बोला कि मैं अपने CEO साहब को ये प्रॉमिस करके आया हूँ कि मैं 5465 लिए बगैर जिंदा वापस नहीं आऊँगा, और ये आदेश आपके लिए भी है। आप मुझे ये बताइए कि किसी को भी अगर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है या जो ये सोचता है कि उसको रास्ते में प्रॉब्लम हो सकती है तो वो हाथ खड़ा करो, मैं उसको अपने साथ लेके नहीं जाऊंगा। लेकिन किसी ने ये बात नहीं बोली। एक आदमी का मेरे को लगा कि वो थोड़ा सा सोच रहा है कि बोल नहीं रहा है लेकिन सोच रहा है कि मेरे को ना ले जाएं तो ठीक है। लेकिन मेरा एक लांस नायक था तुलाराम और एक नायक सूबेदार थे अबे साहब, ये दोनों बाहर आ गए कि साहब सब चलने के लिए तैयार है, सब मरने के लिए तैयार है, हम आपके साथ हैं, चलो। उसके बाद मैंने फिर बाकी उनको ब्रीफिंग की, कैसे कैसे जाएंगे, क्या क्या करेंगे। मेरे को अजीत साहब ने भी भरोसा दिया कि हम यहाँ से फायर बेस बनाएंगे, आप मूव करो, अगर दूर से फायर की ज़रूरत पड़ी या उनको डोमिनेट करने के लिए तो वो वेपन हम यहाँ से फायर करेंगे, ठीक है। उसके बाद मैंने कुछ आर्टिलरी फायर मांगा, वो तो नहीं मिला मेरे को, लेकिन ये है कि मेरे मूव का प्लान तैयार हो गया। शाम को 8 बजे हमने वहाँ से रात के अंधेरे में निकलना है, सरप्राइज मेंटेन करना है, चाहे कुछ भी हो जाए आगे बढ़ना है, पीछे कोई नहीं आएगा। ये करते 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 रास्ते में हमने जो ऑर्डर ऑफ मार्च जो है वो ये रखा हुआ था कि कौन कौन पहले नंबर पे होगा, दूसरे नंबर पे होगा, तीसरे नंबर पे मैं होगा, चौथे नंबर पे कौन होगा, मेरे पीछे रेडियो ऑपरेटर होगा। और इस तजवीज़ से हम आगे बढ़ना शुरू हो गए। रास्ते में जहाँ जहाँ पर मैंने चेक किया तो किसी ने भी इस तरह का वो नहीं दिखाया कि वो जो है आगे बढ़ने में कोताही बरत रहा है या नहीं जाने के लिए तैयार है, या वो कुछ इस तरह के साइन दिखा रहा है कि उसको डर लग रहा है। इनफैक्ट सारी की सारी टीम जो है वो जल्दी में थी कि कब हम वहां पर पहुंचे, ठीक है। इससे पहले एक और डेवलपमेंट हुई थी कि सरप्राइज मेंटेन करने के लिए, ठीक है, मैंने उन सब से पूछा कि आप लोगों में से सिगरेट बीड़ी कौन पीता है। तो सारे ही पीते, हमारी रेजिमेंट में ऐसे ट्रुप्स हैं कि सब लोग सिगरेट बीड़ी या तंबाकू वाले हैं। तो मैंने बोला कि तुम अपना सब कुछ यहाँ पे जमा कराओ, मैं भी सिगरेट वगैरह पीता हूँ, मैंने भी अपना लाइटर माचिस वगैरह सब कुछ वहाँ पे सिगरेट वगैरह फेंक दिए। मैं बोला अभी ये पॉइंट कैप्चर करने के बाद ही हम आके पियेंगे। उसके बाद जब हम पहला हमारा हडल था वाल एरिया, जब वाल एरिया के पास हम पहुंचे तो पहले हमने ऊंचाई से पूरा नीचे जाना था, फिर क्लाइंब करके वापस ऊपर जाना था वाल एरिया में। और इससे पहले 2-3 अटेम्प्ट हम कर चुके थे, तो दुश्मन को लग गया था कि ये लेंगे अभी, ठीक है, ये वाल एरिया तो लेंगे। तो उन्होंने क्या किया कि जब हम वाल एरिया के पास पहुंचे तो थोड़ी थोड़ी लो फूटना शुरू हो गई थी, दिन का उजाला होना शुरू हो गया था। तो पूरा एरिया उन्होंने माइन लगा रखा था, पूरे एरिया में माइन ना, जो सुरंगें होती है बारूद, लगा रखा था कि कोई भी आएगा तो इन सुरंगों में उड़ जाएगा। लेकिन जब वो हमने माइंस देखे तो हमारी टीम जो है वो पूरे प्रकाशन लेते हुए कैसे रख के, तो पहले 2-3 लोग हमारे वॉल एरिया में पहुंच गए और फिर उन्होंने इशारा करना शुरू किया कि क्या जाओ, अलर्ट हो गए और आप आ जाओ। और जब सब हम वहां पर पहुंचे तो हमने अपना पहला जो पड़ाव था 5465 के लिए
उसके लिए नीचे बताया कि हम पहुंच गए। तो इट वाज अ बिग अचीवमेंट कि एटलीस्ट आधे में उस जगह पर पहुंच गए हैं जहां से इतना फायर आएगा। जब लो पूरी तरह से फूट गई तो हम देख रहे हैं कि बहुत सारे जो है पाकिस्तानी वाल एरिया के जो हमने कैप्चर किया उसके नीचे वापस जो है पूरा बॉल बोलते हैं उसको, पूरा डेड ग्राउंड था पूरा, मतलब कि उतराई के उधर से लोग भाग रहे हैं, फौजी उनके 7, 8, 10 फौजी जो है वो भाग के जा रहे हैं और वो ये चाह रहे हैं कि इससे पहले कि हम यहाँ पर पहुंचे उनके ऊपर फायर करें तो वो हमारी आंखों से ओझल हो जाए। हम मतलब वो लड़ने से पहले ही आप लोग वहां पहुंचे, उससे पहले ही उससे पहले वहां से एरिया खाली करके भागना शुरू हो गए। और हमने उनके ऊपर थोड़ा बहुत फायर डाला लेकिन हमारे पास भी लिमिटेड अम्युनिशन था। तो हमारे को ये था कि क्योंकि हमारा टास्क तो मैन 5465 है, हमारे को 5465 पे जाना है, तो अम्युनिशन हम सारा बर्बाद नहीं करना चाहते थे। जब हम वहां पर पहुंचे तो 5465 जाने से पहले भी एक इंटरमीडिएट पॉइंट आता था, उसको हेलमेट एरिया बोलते थे। तो मेरे को सीओ ने यही डायरेक्शन दी तो कि पाकिस्तानी जो है वो काउंटर अटैक के लिए बहुत मशहूर है, ठीक है, मतलब वो बार बार हमला करके आपको खदेड़ने की कोशिश करेंगे यहाँ से, तो बहुत चौकस रहना पड़ेगा आपको अगले 3, 4, 5 घंटे। अगले 3, 4 घंटे तक हम चौकस थे, लेकिन मेरे को अंदाजा हो गया कि काउंटर अटैक नहीं करेंगे अभी। जब मैंने ये बताया तो उन्होंने मेरे को बोला कि जाके हेलमेट एरिया भी सिक्योर कर लो। हेलमेट एरिया एक और वो एरिया था जहां से पॉइंट 5203 पे हमारे पर बहुत सारा फायर डाला जाता था, ठीक है। उसके बाद हम हेलमेट एरिया पे गए तो वहां पर भी बहुत सारे उन्होंने माइन लगा रखे हैं, तो वो एरिया भी उन्होंने खाली कर दिया था। उनको लगा कि वाल एरिया खाली कर दिया तो हेलमेट एरिया पे भी बैठने का कोई वो नहीं है। उसके बाद वन मोर पॉइंट आई वाज गिवन कि ये एरिया भी सर्च करके आ जा। जब हम वहां पर पहुंचे तो हम बहुत थक चुके थे और अंधेरा भी होने वाला था, और वो एरिया सर्च किया मैंने, पीछे सक्सेस दिया उन्होंने। मेरे पीछे जो कमांडर बैठे हुए थे उन्होंने दूरबीन से देख भी लिया कि ये उसको त्रिशूल एरिया बोलते थे, वहां पर पहुंच गया है, तो बोले कि नाउ यू कैन कम बैक टू यहाँ पे। लेकिन 5465 जो है अभी भी बचा हुआ है। अब मेरे को ये हुआ कि अभी अंधेरा होने वाला है, अगर मैं वापस आता हूँ तो हेलमेट एरिया के करीब हमारी माइन की वजह से वापस अपनी बहुत सारी कैजुअलिटी हो सकती है, लेकिन हमारे पास कुछ भी खाने पीने के लिए नहीं था। तो ये भी था कि वाल एरिया में, दीवार एरिया में शायद खाना पहुंचा हो, तो अगर वहां पर पहुंच जाए तो हमारे को खाना मिलेगा। तो ये छोटा सा हमने रिस्क लिया। रात के अंधेरे में हम वापस जो है वहां पर पहुंचे, लेकिन जो पार्टी खाना लेके आ रही थी तो वो भी 5-6 किलोमीटर दूर से आ रही थी। रास्ते में उनको भूख लगी तो आधा खाना उन्होंने खा लिया, और आधा खाना जो लोग मैं वाल एरिया में छोड़ के गया था, क्योंकि मैं सारे लोग नहीं लेके गया था, तो उन्होंने खा लिया। उनको ये था कि ये तो अभी कल ही आएंगे, अभी तो अंधेरे में कहाँ आएंगे। तो जब हम वहां पर पहुंचे वापस तो ये सब कुछ भी, रात को 12 बजे फिर मेरे को आदेश मिला कि यार ये आके हेलमेट एरिया ना कैप्चर कर लें, ताकि फिर तू कल 546 पे नहीं जा सकता। तो अभी जाके हेलमेट एरिया में भी 2-4 लोग बिठा दो अपनी फौजी। तो ये सब कुछ कार्रवाई करके तो हम सुबह 4 बजे तक वापस वाल एरिया में पहुंचते हैं। ये थोड़ा सा बोरिंग हो रहा है आपके लिए, लेकिन इंटरेस्टिंग है। सुबह 6-8 बजे 6 बजे हमने तैयारी शुरू की। मैंने अपने वाल एरिया में सारे वेपन सेट करना शुरू किए, और एक नोल एरिया था, उस नोल एरिया में जाके जहां पर दुश्मन वो पहाड़ी ऑक्यूपाई कर चुका था, वहां पे मैंने अपने सारे वेपन फिक्स करवा दिए कि हम जाएंगे 5465 के लिए। जब हमारे पास फायर आता है तो आपने ये नोल एरिया को अटैक करना है जहां से फायर आएगा। और जो मेरा अंदेशा था वही हुआ, और जिस तरह से मैं अपने वेपन सारे फिट करके गया था, AGL, MMG, RL, उन्होंने भी मतलब कि बढ़िया तरीके से तैयारी करी हुई थी। अब जैसे ही हम हेलमेट एरिया से पहुंच के नीचे डेड ग्राउंड था, डेड ग्राउंड होता है कि बहुत नीचे जाना, और फिर मेरे को 5465 की तरफ जाना था। इस तरफ जो है नोल एरिया है जहां पर पाकिस्तान बैठा हुआ है, मेरे को नीचे उतर के इस तरफ जाना है। जैसे ही हम नीचे डेड ग्राउंड में पहुंचे तो उन्होंने ऊपर से फायर शुरू कर दिया नोल एरिया से, और भयंकर फायर शुरू किया उन्होंने। जब उन्होंने फायर शुरू किया तो मेरे वाले बंदों ने भी फायर शुरू कर दिया, और मेरे पास बाइनाकुलर था, मैं बाइनाकुलर से वो फायर देख रहा हूँ, और इतना एक्यूरेट फायर जैसे कोई विश ग्रांट, जो मतलब है कि आपकी कोई चॉइस और वो पूरी हो रही हो, बिल्कुल सारा फायर जाके उनके बंकर्स के ऊपर गिर रहा है।
तो वहां पर तो अफरा तफरी मच गई। 2-3 मिनट के अंदर जो है फटाफट एक आदमी व्हाइट फ्लैग लेके बाहर आया। व्हाइट फ्लैग लेके बाहर आया तो उनका ये मतलब था कि फायर बंद करो, हम आपसे बातचीत करना चाहते हैं। हम आपसे बातचीत करना चाहते हैं। जब उन्होंने फ्लैग वगैरह बाहर निकाल के आया तो मेरा जो जेसीओ था, वो सूबेदार, वो मेरे को बोलता है अबे, बोलता है साहब जी इनके ऊपर विश्वास तो नहीं करना है। अब मेरे को एज ए कमांडर मेरे को मतलब कि तजवीज़ बनानी थी और मेरे को सोचना था कि क्या डिसीजन लेना चाहिए, क्योंकि मेरे को भी 0.5465 पे जाना है। दूसरा, वो क्या बातचीत करना चाहता है इसका भी पता लगाना है। तो मैंने बोला कि नहीं, पीछे मैंने फायर रुकवाया, क्योंकि और आगे कितना फायर हमारे को चाहिए वो भी देखना पड़ेगा, और दूसरा बातचीत करके देखते हैं। तो मैंने उनको बोला कि यार व्हाइट फ्लैग का भी कैसे बंदोबस्त किया जाए, अभी फ्लैग नहीं है हमारे पास। जो लास्ट नायक तुलाराम था, मैंने पूछा ऐसे कि व्हाइट कपड़ा है किसी के पास, तो तुलाराम बोला साहब व्हाइट कपड़ा तो नहीं है लेकिन हम कुछ प्रबंध करते हैं। तो उसने क्या किया कि उस ठंड में अपना कोट उतारा, अंदर से जो भी पहना हुआ था उतार के, लास्ट में सैंडो बनियान व्हाइट वाली निकाली और उसने अपने राइफल के ऊपर बांधी। तो मैं बोला तू दिखा उनको। जब दिखाया तो वो तो मोर देन रेडी थे, वो तो फटाफट नीचे आना शुरू हो गए और हम भी आगे बढ़ना शुरू हो गए। हम उनको डायरेक्शन दे रहे हैं, वो हमारे को डायरेक्शन दे के इतने लोग नहीं 2 ही लोग आगे आओ। अच्छा, जैसे जैसे फासला कम हो रहा है तो वो बोल रहे हैं कि 2 नहीं अभी 1 ही आओ, हम भी बोल रहे हैं कि तुम भी 1 ही आओ। फिर मैंने उनको बताया कि अपने वेपन वहीं पे रखो। अभी ये ऐसी सिचुएशन थी कि वो भी नीचे आ रहे और नीचे उनको भी पाक के ऊपर जाना है। अच्छा, और दोनों ऐसी जगह पे पहुंच गए हैं जहां पर दोनों के लिए ये है कि एक भी शरारत करेगा तो सनम लेके डूबेंगे, बच के तू भी नहीं जा सकता वापस। ठीक है। और लास्ट में हम 50 मीटर 20 मीटर करते करते हम मिले, जो अकेला एक आदमी आया और मैं आगे गया। स्मार्ट आर्मी ऑफिसर मेजर जावेद, पाकिस्तान का, दाढ़ी वाड़ी रखी हुई जैसे आपने रखी हुई है, और मतलब गुड लुकिंग आर्मी ऑफिसर जो मिलिट्री बियरिंग होता है। तो उसने आके हाथ मिलाया मेरे से, और हमने तो ये सब नहीं लगा रखा था क्योंकि हमारे को ऑर्डर थे कि अपनी आइडेंटिटी नहीं दिखानी है। उससे बातचीत हुई तो उसने पहली बात यही बोली कि आपने इतना फायर किया, हमारे बहुत सारे जवान, आप इधर क्या करने के लिए आ रहे हो? तो मैं बोला यार आप गलत जगह पे बैठे हो, आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? आपको यहाँ पे होना ही नहीं चाहिए, 2 किलोमीटर पीछे जाना चाहिए। और फायर पहले आपने किया और आप हमारे को बोल रही हो कि फायर क्यों नहीं किया? तो ये मतलब कश्मकश में 1 मिनट के लिए बात हुई, तनातनी हुई, मतलब हाँ तनातनी में 1 मिनट के लिए बात हुई। तो मैंने उनको बोला कि आपको 2 किलोमीटर पीछे जाना चाहिए और हम तो 0.5465 पे जा रहे हैं। और उसके बाद वो थोड़ा सा शांत हुआ तो उसने जेब से सिगरेट पैकेट निकाला और मेरे को बोलता है यू स्मोक, आप सिगरेट पीते हैं? मैं बोला हाँ मैं पीता हूँ। तो उसने वो सिगरेट निकाला तो उसने मेरे को दिया, उसने भी एक सिगरेट निकाला और मैंने लगाया सिगरेट। मेरा को तो 48 घंटे के बाद सिगरेट पी रहा था तो बहुत अच्छा लग रहा था, और उसी का सिगरेट है। और लेकिन उसका मैंने देखा कि वो बहुत ना जल्दी में सिगरेट पी रहा था। वो इस तरह से पी रहा था जैसे टेंशन में होता है आदमी। और सबसे बड़ी टेंशन उसको थी कि यार ये इसका तो पता नहीं। मैंने उसको ये बोला कि मैं कैप्टन हूँ, ये वो, उसको ये लगा कि यार इसने रैंक वगैरह नहीं लगा रखा, ये वो पता नहीं कौन है, और मैं अफसर नीचे इतना नीचे आ गया हूँ और वापस ऊपर जाना है, अगर इन्होंने कोई चालाकी कर दी तो क्या हो। लेकिन मेरे को भी ये था कि अपनी जान से ज्यादा है 5465 कैप्चर करना है। इससे पहले मैंने अपने सब जो बाकी बचे हुए बंदे हैं, मेरे से 100 मीटर दूर तुलाराम बैठा हुआ था और बाकी सारी टीम को मैं ये बता के आया हुआ था कि तुम आगे बढ़ते रहो। मीन टाइम जब मैं इसके मिलने के लिए जा रहा है तो नीचे से अच्छा, आप अकेले गए मिलने? बिल्कुल अकेला। आपको बैकअप के लिए कोई नहीं था? इनको मैंने बोला कि तुम 5465 की तरफ खिसकते रहो। हाँ। और मेरे से 100 मीटर दूर तुलाराम एक लास्ट नाइक था, जो लास्ट तक मेरा बड्डी था, वो मेरे साथ रहा। मैं अपना वेपन भी उसी के पास छोड़ के आया। लास्ट के 100 मीटर तो हम खाली हाथ मिले। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि इनको मैं पहले बता के आया हुआ था, बीच में ट्रांसमिशन रेडियो चल रहा होगा, जो भी हो रहा था। अब ये हुआ कि उसने बोला कि जो आप, मैंने उसको बताया कि यार यू आर सपोज टू गो बैक, और ये आपने नोल एरिया खाली करना है। और मैं 5465, वो बोलता है कि आप, मैं ऊपर जा रहा हूँ, बदमाशी तो नहीं करोगे? मैं बोला मैं नहीं करूंगा, आप भी बदमाशी मत करना। और
उसके बाद मैं जाने लगा तो उसने सिगरेट पैकेट मेरे को दिया कि हाँ तू लेगा। अच्छा, मेरे पास 3-4 दिन का एक ना कैडबरी चॉकलेट डेयरी मिल्क का पड़ा हुआ था, और वो मैंने लास्ट तक रखा हुआ था कि कहीं पे बिल्कुल ही भूख से मरने लगे तो उस टाइम पे ये निकालेंगे और खाएंगे। तो मैंने वो चॉकलेट, उसको मेरे को लगा कि सिगरेट से ज्यादा देर तक जान बच सकती है चॉकलेट से, तो वो मैंने उसको दिया। तो उसने मेरे को सिगरेट पैकेट दिया, तो फिर मैंने बोला कि यार लाइटर भी दे दे, खाली सिगरेट्स का क्या करूंगा। ठीक है, मतलब आपने उसको पूरा पैकेट ले लिया? हाँ, पूरा पैकेट आपने कैडबरी दे दिया? खुद ही दे दिया। हाँ, आपने कैडबरी अपने से दे दिया। हाँ, गुडविल मैंने भी उसको चॉकलेट दिया, उसे सिगरेट पैकेट दिया और ये दिया। और उसके बाद मेरे बाकी बंदे जो है लगभग जो 5465 की फुट हिल उसके नीचे तक पहुंच चुके थे, और जब तक वो ऊपर पहुंचते तब तक हम भी पहुंच चुके थे। मेरी पहली पार्टी जो आगे वाले लोग थे वो 5465 पे पहुंच गए। मैं, तुलाराम, मेरा रेडियो ऑपरेटर, और ये हम आधे घंटे बाद पहुंचे। तब तक अंधेरा होना शुरू हो गया, और जाके हमने वहां से सक्सेस सिग्नल जो है अपनी यूनिट को दे दिया, ये 5465 इज कैप्चर्ड, और हम उसके टॉप पे बैठे हुए हैं। जब वहां पर पहुंचे तो मेरा जो रेडियो ऑपरेटर था, तो उसने मेरे को वो हंस भी रहा और वो एक्साइटमेंट बता रहा है कि क्या हुआ। वो ये हुआ कि जब मैं उधर जाने लगा उससे मिलने के लिए, तो रेडियो ऑपरेटर को बोला गया बटालियन हेडक्वार्टर से, मेरे कमांडिंग ऑफिसर जो थे, कि उसको बोलो कि वो आगे नहीं जाएगा। बार बार ये ऑर्डर मिलते रहे, और मैंने रेडियो ऑपरेटर को बोला कि तू मेरे से बात नहीं करेगा और रेडियो बंद कर दो, उसके बाद कोई बातचीत नहीं होगी, जो मैं कर रहा हूँ वो ठीक है। लेकिन वो सुलझा हुआ रेडियो ऑपरेटर था तो यंग, लेकिन उसको ये था कि रेडियो बंद नहीं करना चाहिए, खुला रहना चाहिए। और मैंने उसको ये भी बोल दिया कि आगे आया तो मारूंगा। अब उसको वो बोल रहे हैं कि अब बता क्या हो रहा है, लाइव कमेंट्री दे, ये कर वो कर। लास्ट में उसको ये बोला गया कि अगर वो मर गया तो तेरे को नहीं छोड़ेंगे, और मर गया, मरा हुआ या जिंदा, मतलब कि जो भी हो, हमारे को लेफ्टिनेंट आर.के. शर्मा जिंदा या मुर्दा वापस चाहिए। ठीक है, और ये आपने यकीन करना, उनको ये था कि कहीं कैप्चर करके मेरे को ना ले जाए बटालियन हेडक्वार्टर के में, जो मेरे को नहीं देख रहा है, तो उसको ग्राउंड का रियलिटी नहीं पता लग रहा है कि क्या चल रहा है। ठीक है, सॉरी। तो वो एक्साइटमेंट में ये सब कुछ मेरे को बता रहा है। तो जब मैंने उसको बताया कि सीओ से बात हुई, पहले तो मैंने मेजर अजीत को कॉल किया, इतने में मेरा सीओ का, और टाइगर बोलते हैं, लैम बोलते हैं, इन सबके कॉल आना शुरू हो गए, कांग्रेचुलेशन। फाइनली 5465 इज विद अस। फिर मेजर अजीत ने दोबारा मेरे को कॉल किया कि रेडियो रिकमेंडेड फॉर साइटेशन, आपके अवार्ड के लिए आपका नाम भेजा गया है। एंड इट वाज समथिंग न्यू और देयर की जाके एक पाकिस्तानी ऑफिसर से मिल के बात कर लेना, इतनी हिम्मत दिखाना, और वापस जो है जो टास्क है वो भी पूरा कर लेना। टास्क पूरे आपने किए, तभी आपको शौर्य चक्र, कीर्ति चक्र, सेना मेडल तो जो है दिए गए। अवार्ड सारे तो मेरे को बाद में मिले हैं, लेकिन उस टाइम पे जो था कि इट वाज एब्सोल्युटली ए न्यू थिंग, की नई तरह की बात थी कि ये सब हुआ है वहां पे, ये बटाली सेक्टर में, ये नई चीज। ये बताइए। और उसके बाद फिर मेरे को इन्होंने बताया कि कल तक हम भेजने की कोशिश करेंगे। रात को काफी पोस्ट पे मनोरंजन हुआ, बोले साहब हम पहाड़ियाँ तो ले रहे हैं लेकिन खाना नहीं मिल रहा है हमारे को। फिर मेरे जवान मजाक भी करना शुरू हो गए कि साहब एक सिगरेट हमारे को भी दे दो पीने के लिए। तो क्योंकि सबके वहां पर पड़े हुए, तो हम सब ने एक जो पीते थे उन्होंने। सो इट वाज हाउ 0.5465 वाज टेकन। मतलब जीतने के बाद, पहुंचने के बाद आप लोगों ने एंजॉय भी किया। अच्छा, ये बताइए, जीतने के बाद ये होता है कि ना हमारे को भूख लग रही थी, ना हमारे को प्यास लग रही थी, हम वो एक अलग ही नशा होता है, सब कुछ अलग ही नशा होता है। अभी मतलब 10 दिन हमारे को कुछ और नहीं मिलने से भी हम सरवाइव कर सकते थे। अच्छा, आपके जीवन की या फिर सबसे बड़ा अचीवमेंट क्या रहा? मेरे जीवन का, आर्मी का कोई सबसे बड़ा अचीवमेंट? देखो, लगभग मैं 38 ईयर्स ऑफ सर्विस इन इंडियन आर्मी और एक्टिव सर्विस, मैं सारे बैटल फ्रंट पे लड़ा हूँ। उसके बाद आपके सामने ठीक ठाक बैठा हुआ हूँ, तो ये भी एक अचीवमेंट है। लेकिन सबसे बड़ी अचीवमेंट जो है, जो किसी भी मिलिट्री कमांडर के लिए होती है, कि एज ए लीडर होती है, कि मेरे साथ जितने भी जवान हैं, जहाँ जहाँ पे भी लड़ाई में जाए, वो जिंदा वापस आए। और मेरी सबसे बड़ी ये थी, जब मैं सोल्जर था
तो मैं जिन ऑफिसर्स के साथ था, या जब मैं कमांडर रहा हूँ, चाहे कश्मीर में रहा हूँ, चाहे मैं कारगिल की लड़ाई में रहा हूँ, या मैं नॉर्थ ईस्ट में रहा हूँ, मैंने आज तक अपना कोई सैनिक नहीं खोया है। नो कैजुअलिटी, नो सिंगल कैजुअलिटी, फैटल कैजुअलिटी जिसमें किसी की जान गई हो। ऐसे छोटी मोटी छोटे तो लगती हैं, खैर टांग में लग गई, हाथ में लग गई, लेकिन मैं प्राउडली आज की, और इसके लिए मैं अपने आप को क्रेडिट नहीं दे सकता, ये गॉड अलमाइटी, भगवान, मैं बहुत लकी आदमी हूँ कि मेरे साथ जो भी लाइफ में हुआ है बहुत अच्छा हुआ है। और सबसे अच्छा ये हुआ है कि आज मैं उन सब लोगों के साथ टच में हूँ, उनसे बात करता हूँ, और कोई भी ऐसा नहीं है जिसके बारे में मुझे ये अफसोस करना पड़े कि वो हमारे बीच नहीं है। इट इज़ ए वेरी वेरी बिग अचीवमेंट, और इसके लिए क्रेडिट गोज टू जो मेरे साथ वो लोग थे, वो भी इस तरह से मेरा साथ दिया, जो मैं बोलता था वो करते थे। और सबसे बड़ी मेरे पर ब्लेसिंग, आशीर्वाद रहा है, वो भगवान का रहा है। हाँ, जब लड़ाई में जाते हैं तो होता है कि आपके साथ सैनिक हैं वो कैजुअलिटी उनकी ना हो, लेकिन जब आप एक दूसरे के लिए प्रे करते हैं कि हम अपना मकसद भी अचीव करें, हम टास्क भी पूरा करें, हम विक्टोरियस भी हों, जीते भी, और हम खोए भी ना, मतलब कि अगर अपनी जान बचा सकते हैं तो वाई नॉट। अच्छा, जब बैटल में आप लोग होते हैं, या आपकी ही अगर मैं बात करूं, जब आप बैटल में हैं, पीछे परिवार है, उसको लेकर कितना डर लगता है या चिंता होती है कि हम लड़ाई में हैं, परिवार की याद आती है, बच्चे हैं? ये बहुत बहुत बार मतलब कि मेरे से पूछा गया क्वेश्चन है, लेकिन इसके लिए पहले तो इंडियन आर्मी जो है वॉलंटियर आर्मी है, हम सारे खुद वॉलंटियरली आते हैं कि हम देश के लिए लड़ना चाहते हैं। डर एक ऐसी चीज है, वो स्वाभाविक है, वो तो लगता ही है, स्टेज पे किसी को थोड़ा बहुत लगना ही है। लेकिन जब आपको कोई टास्क मिला होता है तो उस टाइम पे इम्पोर्टेंट ये नहीं होता कि आपको डर लग रहा है। उस टाइम पे जरूरी ये होता है कि आपको जो टास्क मिला हुआ है वो दिए हुए टाइम में पूरा करना। देश पहले, मतलब देश पहले है, उसके लिए डर लगता है तो लगता रहे, मरना है तो मरता रहे, आपने टास्क पूरा करना है। और सबसे बड़ी चीज ये है मेरे लिए या किसी भी आर्मी वाले के लिए, वो ये होती है कि एटलीस्ट मैं तो शाम को वापस अपने बंदों के सामने आके सर नीचा करके नहीं खड़ा हो सकता कि मेरे को डर लग गया था, या मेरे बंदों को पता है कि ये डर गया था। ठीक है, ये मैं नहीं अपने साथ होने दूंगा। मैं अपनी लाइफ में मैं 1000 बार मर सकता हूँ, 1,00,000 बार मर सकता हूँ, लेकिन मैं ये मतलब है कि तोहमत अपने नाम नहीं ले सकता कि मेरी वाइफ को मेरी वजह से सर झुकाना पड़े, मेरे बच्चों को कभी कोई बोले कि तेरा बाप उस लड़ाई में डर गया था, कायर था और वो पीछे मुड़ गया था ना। मैं अपना सब कुछ दे सकता हूँ, लेकिन डर नहीं है। और एक कहावत है, वो कहावत क्या हम फौज में भी बोलते हैं, और इट इज ऑलवेज बेटर टू बी ए विडो ऑफ ए हीरो देन टू बी ए वाइफ ऑफ ए कावर्ड। मतलब है कि किसी योद्धा की विधवा होना ज्यादा अच्छा है बनस्पत इसके कि आप किसी कायर की वाइफ है। और मेरे को हमेशा इस चीज के लिए मतलब कि सब कुछ कुर्बान करना कि मेरी वाइफ फखर से मेरा नाम ले सके, मेरे बच्चे फखर से मेरा नाम ले सके, और ये हर एक सोल्जर के लिए होता है, और व्हाई नॉट। चलिए, आखिर में एक सवाल, अग्निवीर योजना आजकल चल रही है सरकार की, आप उसको कैसा मानते हैं? सही है, गलत है, सुधार की जरूरत है, या ऐसी कोई योजना होनी ही नहीं चाहिए? क्योंकि उसे लेकर एक विवाद भी है आज के दौर में, और लोगों का यहां भी कहना है कि सरकार का जो मौजूदा हालात है, 5 साल बाद सरकार की जो मौजूदा इतनी हालत खराब हुई है, वो अग्निवीर की वजह से हुई है। अग्निवीर का एक ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर मिली जुली प्रतिक्रिया है सबकी। हाँ। लेकिन मतलब आने वाले टाइम में ही पता लगेगा जब अग्निवीर कहीं पे जम के लड़ेंगे या वार होगी। अगर पर्सनली कोई मेरे से पूछे तो जो अग्निवीर की रेशियो है, इतने % अग्निवीर नहीं होने चाहिए, इसको किसी ना किसी तरह से बैलेंस किया जाना चाहिए था, वो शायद आने वाले टाइम में करें भी। और सबसे बड़ी चीज ये है कि कोई भी चीज जब आप नई इंट्रोड्यूस करते हो तो चेंज तो बहुत ज्यादा अच्छी नहीं लगती है, लेकिन एक्सपीरियंस के बाद वापस भी लिया जा सकता है। कहाँ पे दिक्कत है थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस के बाद वापस भी लिया जा सकता है, लेकिन परमानेंट जॉब जो है परमानेंट होता है, और
ठीक है। और हमने जो मैंने 40 इयर्स का कैरियर देखा है, उसमें तो ये है कि सोल्जर काफी देर के बाद बनता है, 4 साल में सोल्जर नहीं बनता है। ये तो मैं कहना चाहूंगा, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। वैसे जब आप बैटल फील्ड में जाएंगे 4 साल तक हम उसको बहुत ज्यादा वो काम नहीं देते हैं जिसमें रिस्क हो, ठीक है। उसमें आर्मी जो है ये बिल्कुल परिवार की तरह है। तो जो बड़ा होता है वो मतलब कि जैसे माँ आपको किसी ऐसी जगह पे नहीं झोंक देगी जहां पर खतरा हो, ऐसे ही फौज में सीनियर आपको वहां नहीं झोंकते जहां पे खतरा हो, ठीक है। तो 4, 5, 6 साल तक तो यंग सोल्जर को बचा के रखा जाता है, सिखाते हैं, एक्सट्रीम कंडीशंस में उसको यूज किया जाता है और उसको तैयार किया जाता है कि ये सीजन सोल्जर बने। बट मतलब कि ठीक है, अभी भी जो है पुराने लोग हैं, अग्निवीर तैयार हो रहे हैं, इनमें से काफी रहेंगे भी। और अगर जरूरत पड़ेगी तो आने वाले टाइम में जब लगेगा गवर्नमेंट को कि इसको रिवाइज करना चाहिए तो रिवाइज होना चाहिए। मतलब अगर लगता है युवाओं को कि उनके लिए योजना नहीं सही है तो सरकार को रिव्यू करना चाहिए, ऐसा मानना है। मतलब कि वो डिसीजन लेंगे, अगर ठीक लगता है तो ठीक है। इसके साथ बहुत कुछ जुड़ा हुआ होता है, इसके साथ लोगों का, हिंदुस्तान के यूथ का रोजगार भी जुड़ा हुआ है, तो वो चीजें तो रिवाइज होती रहती हैं टाइम टू टाइम। अच्छा, आखिर में बिल्कुल एक छोटा सा सवाल, आपको जो सम्मान मिले, कीर्ति चक्र मिला, शौर्य चक्र मिला, वो कब कब मिले? सबसे पहले कौन सा मेडल मिला? मैं अपने अवार्ड के लिए तो मैं क्या बताऊं, मतलब कि मैं सारे बैटल फ्रंट पे लड़ा हूँ और ये अवार्ड जो है ये किसी एक आधे को रिकग्निशन हो जाती है कि, लेकिन इंडियन आर्मी को अगर देना चाहोगे आप तो जितने भी लोग लड़ते हैं सबको मिलना चाहिए। अगर इनका कोटा ना हो या सबको मिले तो मैं बहुत जगह पे लड़ा हूँ। ऐसे भी होता है कि जहाँ पर मिलता है वहाँ पर नहीं मिलना चाहिए था, या जहाँ पर नहीं मिला वहाँ पर मिलना चाहिए था, या कई बार ऐसे भी होता है कि जिसको मिलना चाहिए था उसको नहीं मिलता, जिसको मिलता है तो इट इज वाइस वर्सा। अच्छा, मेरे को सारे अवार्ड जो है 2008-9 में नॉर्थ ईस्ट में मिले हैं और ये मेरे को नहीं मिलेंगे। मैं यहाँ पर आपको डेफिनेटली बताना चाहूँगा कि मेरी जो टुकड़ी थी असम राइफल की, 32 असम राइफल इनिशियली, जिसको बहुत ज़्यादा मिले, फिर बाद में 4 AR को भी और 28 असम राइफल को भी। तो वहाँ पर जो हमारी अचीवमेंट थी वो थी कि 48 अवार्ड मिले थे। उन 48 अवार्ड में से 3 मेरे पास हैं। हम 44 जो उग्रवादी है उनको खत्म करने में कामयाब हुए थे। हम 300 को जिंदा पकड़ने में कामयाब हुए थे और हमने 93 वेपन रिकवर किए थे। ये जो ईस्टर्न थिएटर में शायद आज भी रिकॉर्ड है कि किसी एक कंपनी द्वारा इतना कुछ जो है वो मतलब इतना कुछ अचीव करना। चलिए, बातचीत बहुत लंबी हो गई और आपको भी लग रहा होगा कि जो है आपने जो टी-शर्ट पहना है इस पे कारगिल लिखा है जी। मई 3 जुलाई 26 1999, इसका क्या राज है? इसका क्या ये अपने स्पेशली जो है बनवाई है टी-शर्ट? हाँ, मेरे को एक एरो आर्मोर करके एक जो है ये हैं जो खास करके ना आर्मी के लिए टेलर्ड करते हैं, तो ये उन्होंने मेरे को गिफ्ट भेजे थे 2 कि अभी की कारगिल ये सिल्वर जुबली जो आने वाली है उस दौरान जितने भी कारगिल के लोगों, कारगिल वार में जिन लोगों ने पार्टिसिपेट किया था तो उनके लिए तो इट इज वन ऑफ देम। एक और है, इनफैक्ट 2-3 पड़ी हुई हैं। तो ये सीजन चल रहा है, सिल्वर जुबली है, तो मेरे को बड़ा प्राउडली पहनने का अच्छा लगता होगा एक अलग जो है कारगिल का। आई फील लाइक कि ये ना जो करण का क्वच था कि ये सब कुछ मेरे को आई एम फीलिंग प्रोटेक्टेड ये पहनने के बाद। 99 वाली फील आती है? बिल्कुल आती है और जोश और जज्बा तो बिल्कुल वही आ रहा है। हालांकि अभी हम 25 साल बूढ़े हो गए हैं, लेकिन वही 30-32 साल वाले लड़के की फीलिंग आ रही है मेरे को। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने हमें वक्त दिया और बताया देश को कि किस तरीके से जो है वो कारगिल लड़ी गई, कारगिल के फ्रंट पर क्या हुआ, पाकिस्तान की मंशा क्या थी, क्या चाहता था पाकिस्तान, सरकारों का कितना रोल रहा, उस टाइम की आर्मी और आज की आर्मी, उस टाइम की सरकारें, आज की सरकारें। मुझे उम्मीद है हमने हर चीज पर बात की और आपको ये जो पॉडकास्ट है ये उसमें से बहुत ज्यादा जो है डिटेल्स भी मिली होंगे कारगिल की। सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका एक बार फिर। कोई संदेश बहुत आखिर में जो है दर्शकों के लिए, देश के लिए?
सबसे पहले तो धन्यवाद अगेन, आपके पॉडकास्ट में आपने मेरे को बुलाया और मेरे को बहुत ही अच्छा लगा। देश की कारगिल विजय दिवस में और सिल्वर जुबली की तैयारियां चल रही हैं। संदेश मेरा जो है, संदेश तो क्या है, यूथ के लिए संदेश है कि आज से 25 साल पहले ये लड़ाई जो है वो यूथ ने ही लड़ी थी, और जितने भी लोगों ने बड़े बड़े चक्कर जो है ना अचीव किए थे, वो परमवीर चक्कर, महावीर चक्कर, वो लगभग 19 साल से लेकर 24 साल का यूथ था। और ये कारगिल का सेहरा, कारगिल की विक्ट्री उस यूथ की वजह से है। आज के यूथ से मेरी ये दरख्वास्त है कि अभी सिल्वर जुबली की कारगिल द्रास में भी बहुत सारी तैयारियां चल रही हैं। आज का यूथ पक्का ये पढ़े समझे, कारगिल द्रास बटालिक में जाए और जानने की कोशिश करे कि आज से 25 साल पहले इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कहाँ पर क्या हुआ था, और जो आज़ादी, जो लिबर्टी आज हम इंजॉय कर रहे हैं, चैन की नींद सो रहे हैं, उसके लिए किस किस ने कहाँ कहाँ पर अपना खून बहाया हुआ है। ठीक है, और अपने हौसले बुलंद रहें। 25 साल पहले ये कोई और यूथ था, आज की डेट में अगर ज़रूरत पड़ जाए तो कोई और यूथ होगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि मेरे देश के यूथ का हौसला बुलंद होना चाहिए और जज्बा जो आसमान छूना चाहिए। थैंक यू सो वेरी मच। जय हिंद। बिल्कुल सर, तो जो सर की बात का जो है, युवाओं को विशेष का ध्यान रखें और देखें कि जो जज्बा 25 साल पहले इनके भीतर था, आज भी क्या वही जज्बा है। आप भी जो आपकी क्या कुछ राय इस चर्चा पर, इस पॉडकास्ट पर कैसा लगा आपको, कमेंट कर हमें जरूर बताएं। नमस्कार।